हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में मैं आपका कंप्लीट सिलेबस कराने वाली हूँ, यानी कि कंप्लीट आपका सिलेबस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। यानी कि इसी वीडियो में मैं आपका टोटल कोर्स कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी यूपी टेट में उर्दू लैंग्वेज चूज़ की है, चाहे पेपर 1 के लिए हो चाहे पेपर 2 के लिए हो, इस एक वीडियो में मैं आपका पूरा कोर्स कराने वाली हूँ। और आपने अच्छे से अगर इस कोर्स को यानी कि इस वीडियो को अच्छे से आपने पढ़ा तो आपके 30 में से आउट ऑफ 25 प्लस मार्क्स 100% आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, यानी कि ये मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उर्दू का रस्मुल खत। रस्मुल खत क्या होता है? रस्मुल खत मतलब होता है लिपि। जैसे कि हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। उसी तरह से उर्दू का रस्मुल खत है खते नश्तालीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दिया जाए। उर्दू का रस्मुल खत खते नश्तालीक है। उसके बाद उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुतालिक अहम नज़रियात को देखिए। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 100% आने वाला है। इससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर आपने देखे हैं तो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुतालिक अहम नज़रियात हैं, जैसे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और शाहजहां के अहद में तकमील को पहुंची। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसने कहा है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसने कहा है उर्दू शाहजहां के अहद में तकमील को पहुंची। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद आंसर करिएगा। मीर अमन ने कहा है उर्दू के आगाज़ और इर्तिका से मुतालिक कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई है और शाहजहां के ज़माने में इसने फ़रोग पाया। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी हैं आप सब इसको यानी कि इन सभी को आप ध्यान में रख के जाइएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा। उसके बाद महमूद शिरानी का नज़रिया है कि उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई है, और पंजाब में उर्दू किताब महमूद शिरानी की है। ठीक है, महमूद शिरानी की किताब कौन सी है? पंजाब में उर्दू, जिसमें इन्होंने बताया है कि उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि किसने कहा है कि उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई है, या किसने कहा है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तो उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। लेकिन महमूद शिरानी ने कहा है कि उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई है। पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? महमूद शिरानी की किताब है, जिसमें इन्होंने ये बताया है। डॉक्टर बुखारी ने कहा है कि उर्दू की इब्तिदा उड़ीसा से हुई है। उर्दू की इब्तिदा उड़ीसा से हुई है, ये किसने कहा है? ये डॉक्टर बुखारी कहते हैं। शौकत सब्ज़वारी का मानना है कि उर्दू गंगा और जमुना के बीच मतलब बीच में ये पैदा हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि गंगा और जमुना के बीच में उर्दू की इब्तिदा किसने कहा है, तो शौकत सब्ज़वारी ने कहा है। उर्दू लिसानियात किताब इन्होंने लिखी है, शौकत सब्ज़वारी ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है मसूद हुसैन खान। मसूद हुसैन खान का नज़रिया था कि उर्दू जो लैंग्वेज है उसकी इब्तिदा दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में हुई है। ठीक है, तो मसूद हुसैन खान का कहना है कि सरजमीन दिल्ली और गिरदो नवा को जाए पैदाइश करार दिया है मसूद हुसैन खान ने उर्दू की। सैयद सुलेमान नदवी ने कहा है कि आगाज़ जो उर्दू की इब्तिदा हुई है वो सिंध के सर बांध दिए, यानी कि सिंध में हुई है, उन्होंने कहा है। तो आगाज़ का सहरा सिंध के सर बांध दिया है किसने? सैयद सुलेमान नदवी ने। ठीक है, इन सभी का ध्यान रखिएगा। मोहिउद्दीन कादरी ने कहा है कि उर्दू पर हरियाणवी के असरात मतलब बताए हैं कि उर्दू हरियाणा से यानी कि उसकी इब्तिदा हुई है। तो उर्दू पर हरियाणवी का असर किसने कहा है? मोहिउद्दीन कादरी ने कहा है। तो इन सबको याद रखिएगा कि हरियाणवी की बात किसने कही है, कि उर्दू की इब्तिदा हरियाणवी में हुई है, ये किसने कहा है? या दिल्ली और उसके आसपास हुई है, ये किसने कहा है? या सिंध के सर बांध दिया है आगाज़ का सहरा, वो किसने कहा है? तो इन सबको ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इससे 100% आने वाला है। ठीक है, उसके बाद नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा है कि उर्दू के दक्कन में पैदा होने की कायल है, यानी कि उन्होंने कहा है कि उर्दू की इब्तिदा दक्कन में हुई है। ठीक है, ये किसने कहा है? नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा है। उसके बाद डॉक्टर ज्ञान चंद्र जैन ने ये कहा है कि उर्दू जो है वो यानी कि खड़ी बोली को उन्होंने असल करार दिया है उर्दू की।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को असल करार दिया है। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने इंशाअल्लाह खां इंशा ने कहा है कि अरबी फारसी और तुर्की और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया है उर्दू को। ठीक है, उर्दू अरबी फारसी और तुर्की और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया है किसने? इंशाअल्लाह खां इंशा ने। तो ध्यान रखिएगा, ये नज़रियात हैं जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये रीट में भी आ चुकी है, यूपी टेट के एग्ज़ाम में भी आ चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको ही समझ में आया होगा उर्दू के आगाज़ और इर्तिका से मुतालिक अहम नज़रियात। अब हम लोग गज़ल से मुतालिक नज़रियात को समझेंगे। ठीक है, गज़ल से रिलेटेड किसने क्या क्या बोला है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि शायरी ज़ेवर की मोहताज है। ठीक है, शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर गज़ल की मोहताज है। ठीक है, ज़ेवर गज़ल की मोहताज है। ये कॉल किसका है? ये कॉल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। ध्यान रखिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी का है ये कॉल। शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर है वो गज़ल की मोहताज है। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है। ये किसने कहा है? ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का ही कॉल है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब भी है। तो ये जो जितने भी ये कॉल हैं, ये चारों ही रशीद अहमद सिद्दीकी के कॉल हैं कि गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, ये किसका कॉल है? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कॉल है। शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर गज़ल की मोहताज है। तो ध्यान रखिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी के कॉल गज़ल से रिलेटेड जो है। उसके बाद यहाँ पे कहा है कि गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है। ये किसका कॉल है? गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है, ये फ्रॉक गोरखपुरी का कॉल है। गज़ल फूलों की माला है, ये भी फ्रॉक गोरखपुरी ने कहा है। ठीक है, गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। इंतहाओं का एक सिलसिला है गज़ल, ये भी फ्रॉक गोरखपुरी ने कहा है। तो जितने भी कॉल फ्रॉक गोरखपुरी ने गज़ल से मुतालिक कहे हैं वो मैंने एक साइड पे लिखे हुए हैं, ताकि आप ध्यान से इसे पढ़िएगा और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, गज़ल का खमीर इश्क व मोहब्बत है। ये किसने कहा है? ये शिबली नुमानी ने कहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये शिबली नुमानी ने कहा है कि गज़ल का खमीर इश्क व मोहब्बत है। गज़ल चावल पर कुलवल्लाह लिखने का आर्ट है। गज़ल चावल पर कुलवल्लाह लिखने का आर्ट है। ये किसने कहा है? आल अहमद सुरूर ने कहा है। ठीक है, आल अहमद सुरूर ने कहा है कि गज़ल चावल पर कुलवल्लाह लिखने का आर्ट है। गज़ल बड़ी काफिर सिन्फ है, ये भी आल अहमद सुरूर ने कहा है। तो जो भी कॉल आल अहमद सुरूर ने कहा है गज़ल से रिलेटेड वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। और शिबली नुमानी ने कहा है कि गज़ल का खमीर इश्क व मोहब्बत है। उसके बाद गज़ल नीम वहशी सिन्फ शायरी है। गज़ल नीम वहशी सिन्फ शायरी है, ये कहा है कलीमुद्दीन अहमद ने। ठीक है, ये किसने कहा है? कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। उसके बाद गज़ल की गर्दन बेतकलीफ़ी से अड़ा देनी चाहिए, ये अज़मतुल्लाह ने कहा है। ठीक है, अज़मतुल्लाह ने क्या कहा है कि गज़ल की गर्दन बेतकलीफ़ी से अड़ा देनी चाहिए। तो ये गज़ल से रिलेटेड कुछ नज़रियात हैं, कुछ कॉल्स हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए और यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं। तो अब हम लोग ग्रामर के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको के साथ ये शेयर कर रही हूँ। आई थिंक इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसमें क्या होता है? तो इसमें यानी कि नाउन यानी कि किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है, बस बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, इसम मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम। इसम के दो टाइप्स हैं, एक है इसमें आम और एक है इसमें ख़ास। इसमें आम को इसमें नकरा कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इसमें ख़ास को इसमें मारफा कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसमें ख़ास यानी कि इसमें मारफा की किस्में देखेंगे। यहाँ पे है लक़ब। सबसे पहली किस्म इसकी क्या है? लक़ब। लक़ब क्या होता है उसको जानिए। लक़ब
वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से हो, यानी कि किसी भी शख्स की कोई खूबी या कमाल की वजह से जो नाम पड़ता है उसी को लक़ब कहते हैं। जैसे कि बबाए उर्दू। बबाए उर्दू किसका लक़ब है? मौलवी अब्दुल हक का लक़ब है। तो देखिए, ये तो आपने समझा लक़ब की मीनिंग क्या है। इसमें मारफा यानी कि इसमें ख़ास की किस्म है, यानी कि टाइप्स हैं लक़ब। आपको ध्यान यहाँ पे ये भी रखना है कि किसी भी शख्स की जो खूबी होती है उसकी वजह से जिसे नाम दिया जाता है वो लक़ब होता है। जैसे कि बबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन अलग से पूछा जा सके कि बबाए उर्दू किसका लक़ब है, तो मौलवी अब्दुल हक का ये लक़ब है बबाए उर्दू। उसी तरह से हकीमुल उम्मत इकबाल का लक़ब है शायर इनकलाब और शायर शबाब। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि शायर इनकलाब और शायर शबाब किसे कहते हैं, तो जोश मलिया आबादी को कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है और ये इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ये देखिए, इसम की आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे टाइप्स, इसमें मार्फा के टाइप्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो मैं आपके साथ इसके जैसे यानी कि जो आपको उदाहरण पेश कर रही हूँ ये भी आप ध्यान से पढ़िएगा। शायर इनकलाब और शायर शबाब जोश मलियाबादी को कहते हैं। खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। खुदाए सुखन मीर तकी मीर का लक़ब है। तो ये लक़ब है, खुदाए सुखन है, शायर इनकलाब है, ये सब क्या है? ये सब बबाए उर्दू है, ये सब लक़ब है। तो क्वेश्चन लक़ब से भी आते हैं। जोश मलियाबादी का लक़ब शायर इनकलाब और शायर शबाब है। खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे कि एक और यहाँ पे लिखा है लक़ब राशिदुल खैरी का है मुसव्वरे गम। तो मुसव्वरे गम राशिदुल खैरी का लक़ब है। अब यहाँ पे जो अगला टाइप है इसमें मारफा का, वो है खिताब। खिताब क्या होता है? देखिए, खिताब को इस ज़माने में हम लोग अवार्ड कह सकते हैं। नुमाया खिदमात, यानी कि नुमाया खिदमात के लिए जो हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से जो नाम मिलता है उसी को हम लोग खिताब कहते हैं। जैसे कि भारत रत्न है, पद्म श्री है, ये सब क्या है? ये सब खिताब है। शमसुल उलमा है, तो ये सभी खिताब हैं। उसके बाद यहाँ पे है तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जो तखल्लुस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और आपको पता होगा अगर आपने गज़ल अच्छे से पढ़ी तो ये आपको आता होगा। तो तखल्लुस शायर अपने आखिरी शेर में जो एक नाम रखता है, ठीक है, उसी को ही तखल्लुस कहते हैं। जैसे कि मीर जो गालिब है उनका तखल्लुस है गालिब। ठीक है, तो शायर अपने आखिरी शेर में अपना एक नाम शामिल करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। अगला टाइप है कुन्यत। कुन्यत वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उसे कुन्यत कहते हैं। जैसे कि हज़रत ईसा। ईसा यानी कि हज़रत ईसा यानी कि इब्ने मरियम। हज़रत ईसा का जो कुन्यत है वह है इब्ने मरियम। इब्ने मरियम मतलब मरियम का बेटा हज़रत ईसा। ठीक है, हज़रत ईसा मरियम का बेटा। तो ये क्या है? ये कुन्यत है, इब्ने मरियम, ये हुआ आपका कुन्यत। उसके बाद अब हम लोग इसमें आम यानी कि इसमें नकरा के टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले है इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर क्या करता है? छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ दिखाता है। जैसे कि लुटिया को लोटा, तो लुटिया छोटी होती है, लोटा बड़ा होता है। उसी तरह से पतीली से पतीला, पतीली छोटी, पतीला बड़ा। तो इसमें मुकब्बर जो है वो बड़ा दिखाएगा कोई भी छोटी चीज़ को, और इसमें मज़कर जो है वो छोटा दिखाएगा बड़ी चीज़ को। जैसे कि बाग से बगीचा, बाग बड़ा होता है, बगीचा छोटा। उसी तरह से किताब से किताबचा, किताबचा छोटे होता है, यानी कि छोटे पन्नों की जो बुक होती है उसे किताबचा बोलेंगे, और एक अच्छे यानी कि एक प्रॉपर जो बुक होती है उसे बुक बोलेंगे। तो यहाँ पे किताब से किताबचा, बाग से बगीचा। ध्यान रखिएगा, मुकब्बर बड़ा दिखाएगा कोई भी चीज़ को और मज़कर छोटा दिखाएगा किसी भी चीज़ को। अब हम लोग इसमें आला। इसमें आला, आला मतलब होता है कोई भी औजार, टूल्स। तो टूल्स का नाम, किसी भी औजार का नाम इसमें आला के अंदर आएगा, जैसे कि चाकू, तलवार, पेचकस वगैरह। उसके बाद है इसमें सौत। इसमें सौत, सौत मतलब होता है आवाज़। ठीक है, तो जैसे कि म्याऊं म्याऊं या चाँव चाँव, तो जैसे कि जो आवाज़ें होती हैं वो आएगा आपका इसमें सौत। उसके बाद है इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ जगह या वक्त के बारे में बताएगा, यानी कि वो नाम जो जगह या वक्त के बारे में, वक्त जैसे कि सुबह, शाम, दोपहर, आप ये यूज़ करते हैं, नाम है ना, ये आप दोपहर के टाइम को दोपहर बोलते हैं, सुबह को सुबह बोलते हैं, शाम बोलते हैं। तो ये क्या है? ये जगह या वक्त बताएगा। जगह जैसे कि घर है या कुतुब खाना है, ये जगह है। तो जो जो इस्म जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे वो इसमें ज़र्फ़ है। इसी में दो प्रकार होते हैं, जैसे कि इसमें ज़र्फ़ मकान।
मका, जैसे कि यहाँ पे मका लिखा है, इसमें ज़र्फ़ मका में किसी भी जगह का नाम आपको बताया जाए, मतलब कि होता है, जैसे कि ईदगाह है, स्कूल है, कुतुब खाना है, तो ये किसी जगह के बारे में बताया जा रहा है, तो ये इसमें ज़र्फ़ मका है। इसमें ज़र्फ़ ज़मा जो आपके वक्त का वो इसमें जो आपके वक्त का पता लगाए, जैसे कि सुबह, दोपहर, कल, परसों वगैरह, वो इसमें ज़मा होता है। बहुत ही शॉर्ट में ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। उसके बाद अब हम लोग सेकंड है जो है वो है ज़मीर। ज़मीर यानी कि प्रोनाउन। सबसे पहले जानिए कि ज़मीर होता क्या है। ज़मीर बेसिकली इसम की जगह पे जो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अगर एक सेंटेंस है कि हामिद खाता है, हामिद दौड़ता है, हामिद तैरता है, तो अगर आप ये कहेंगे कि हामिद खाता है, वो दौड़ता है और वो तैरता है, तो देखिए आपने यहाँ पे पहले तो हामिद यूज़ करा, उसके बाद उसी के लिए आपने वो यूज़ किया, वो नहाता है या वो दौड़ता है। तो जैसे कि इस्म की जगह पे जो अल्फाज आप यूज़ करेंगे वो आपका ज़मीर होता है। ज़मीर शख्सी क्या होता है? वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए यूज़ करा जाए वो ज़मीर शख्सी होता है। ज़मीर मुतकल्लिम क्या होता है? ज़मीर मुतकल्लिम बात करने वाले अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, जैसे कि मैं, हम, मेरा, हमारा, ये आपका ज़मीर मुतकल्लिम हो जाएगा। ज़मीर हाज़िर, देखिए ज़मीर हाज़िर वो व्यक्ति जो वहाँ पे हाज़िर है, जो आपके सामने मौजूद है, उसके लिए जो आप ज़मीर इस्तेमाल करते हो उसे आप ज़मीर हाज़िर कहते हैं। जैसे कि हम हाज़िर कहेंगे, जैसे कि तो, तुम, आप बोलते हैं किसी को आप ये सही नहीं कर रहे, तो जो मौजूद होता है आप उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सामने मौजूद जो है, तो वो ज़मीर जो आपके सामने मौजूद शख्स है उसके लिए अगर आप कोई ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका ज़मीर हाज़िर हो जाएगा। और ज़मीर गायब में हो जाएगा वो व्यक्ति के बारे में जो ज़मीर इस्तेमाल करें जो मौजूद ना हो, वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहे हों जो वहाँ पे मौजूद ना हो, वो आपका ज़मीर गायब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती है उसे ज़मीर गायब कहते हैं, जैसे कि उनका, उसका वगैरह। ठीक है, तो ये ज़मीर हो गए। अब हम लोग फ़ेल के बारे में समझेंगे। फ़ेल यानी कि वर्ब हिंदी में से क्रिया कहते हैं, जैसे कि दौड़ना, चलना, खाना, ये सभी क्या है? ये सभी फ़ेल। फ़ेल की डेफिनेशन के तौर पे आ जाएगा कि काम करना या होना ज़ाहिर जो करता है उसी को फ़ेल कहते हैं। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक होता है फ़ाइल और दूसरा होता है मफ़ऊल। फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट, काम करने वाले को कहते हैं। जैसे कि राम लिखता है, तो इसमें जो राम है वो आपका फ़ाइल हो जाएगा। ठीक है, लिखता है, क्या कर रहा है? लिख रहा है, तो ये हो जाएगा फ़ेल। मफ़ऊल होता है ऑब्जेक्टिव जिस पर काम होता है। फ़ाइल किताब पर लिख रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव हो जाएगा जिस पर वो काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए, जैसे कि है अयास उर्दू पढ़ता है, अयास उर्दू पढ़ता है, तो अयास जो है वो आपका फ़ाइल है और उर्दू जो है, उर्दू क्या है? जिस पर काम होता है, तो उर्दू क्या हो गया? मफ़ऊल हो जाएगा। और काम क्या हो रहा है? वो पढ़ रहा है, तो पढ़ता जो यहाँ पे है वो आपका फ़ेल हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसी में देखिए फ़ेल लाजिम क्या होता है? क्वेश्चन उठता है, फ़ेल लाजिम क्या हो जाएगा? जिसमें फ़ेल और फ़ाइल से बात मुकम्मल हो जाए, यानी कि मफ़ऊल की ज़रूरत ना पड़े, वो आपका फ़ेल लाजिम होता है। जैसे कि अहमद आया, आया क्या हो जाएगा यहाँ पे अहमद हो जाएगा आपका फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट, और यहाँ पे आया क्या हो जाएगा? आज आया हो जाएगा आपका फ़ेल। ठीक है, फ़ाइल हो जाएगा अहमद और फ़ेल हो जाएगा आया। तो वो सेंटेंस जो फ़ेल और फ़ाइल से मुकम्मल हो जाए, उसमें मफ़ऊल की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि मफ़ऊल तक बात ना पहुँचे, वो आपका फ़ेल लाज़िम हो जाएगा। उसके बाद है फ़ेल मुताद्दी। ठीक है, अगला टाइप है आपका फ़ेल मुताद्दी जिसका असर फ़ाइल से निकलकर मफ़ऊल तक पहुँचे, जैसे कि अहमद ने खत लिखा। अगला है फ़ेले नाकिस। फ़ेले नाकिस में जो काम करना नहीं सिर्फ होना ज़ाहिर करे वो फ़ेले नाकिस होता है, जैसे कि अहमद बीमार है। ठीक है, अहमद बीमार है, ये हो जाएगा आपका फ़ेले नाकिस। अब हम लोग ज़माने के लिहाज से देखेंगे फ़ेल की किस्में, तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्में होती हैं। ठीक है, माजी, हाल, मुस्तकबिल,
उम्र नहीं, ये जो है यहाँ पे 6 किस्में यहाँ पे हैं। जैसे कि आपको पता है माज़ी मतलब होता है, हाल मतलब होता है प्रेज़ेंट, माज़ी मतलब होता है पास्ट और मुस्तकबिल मतलब होता है फ्यूचर। और इसमें आ जाएगा आपका, इसमें आपका हाल और मुस्तकबिल दोनों ही आ जाएगा। और यहाँ पे जो नहीं है उसमें मतलब वो सेंटेंसेस जिसमें आप ना कर रहे हो। और यहाँ पे जो उम्र है वो उसमें हो जाएगा आपका अम्र, उसमें हो जाएगा आपका कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो। अगला है सिफत, यानी कि आपको पढ़ना है सिफत। सिफत को हिंदी में कहते हैं विशेषण। और जो आपकी विशेषता यानी कि जो भी इस्म की जो भी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषता यानी कि उन्हें विशेषण कहते हैं हिंदी में। और इसे उर्दू में सिफत कहते हैं और इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो इस्म की जो आपकी इस्म की अच्छाई या बुराई बताता है वो सिफत होता है, एडजेक्टिव होता है। सबसे पहले यहाँ पे जानिए कि मौसूफ क्या होता है। मौसूफ मतलब होता है जिसके बारे में सिफत यानी कि बताई जा रही है। ठीक है, जिसके बारे में। अब यहाँ पे इसकी 5 किस्में होती है। सिफत बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, किसी की आप अगर कहते हैं कि वो लड़का अच्छा है, वो लड़का लंबा है, तो जो लंबा है वो सिफत हो जाएगा। वो लड़का अच्छा है तो अच्छा क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। यानी कि किसी भी आप चीज़ किसी भी इस्म की अगर आप अच्छाई या बुराई बताते हैं तो वो सिफत होता है। इसके 5 टाइप्स होते हैं, 5 किस्में हैं। सबसे पहले सिफत ज़ाती, जिसे सिफत मुशब्बा भी कहते हैं। तो ज़ाती को ही मुशब्बा कहते हैं। ज़ाती से ही आप समझ लें कि जो आपकी अंदरूनी खूबी या बुराई ज़ाहिर करे वो आपका सिफत ज़ाती होता है। जैसे कि हो जाएगा यहाँ पे ज़ाहिद नेक है। ठीक है, ज़ाहिद नेक है। आम मीठा है, तो आम के अंदरूनी ये चीज़ ज़ाहिर कर रहा है। आम कैसा है, आम मीठा है, तो यहाँ पे अंदरूनी खूबी बयान हो रही है, तो ये सिफत ज़ाती हो जाएगा, सिफत मुशब्बा जिसे कहते हैं। उसके बाद है सिफत नस्बती। सिफत नस्बती हो जाएगा लगाव या नस्बत जिसमें पाई जाए। जैसे कि कश्मीरी शॉल है, तो ये शॉल कैसी, कश्मीरी है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें नस्बत पाई जा रही है, तो ये आपका सिफत नस्बती हो जाएगा। जैसे कि दहलवी है, बरेलवी है, किसी के नाम के आगे लिखा होता है जैसे कि सैयद दहलवी, तो ये दहली के हैं। या जैसे कि कश्मीरी, तो ये कश्मीर के हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये नस्बत पाई जा रही है। तो ऐसी सिफत जिसमें नस्बत पाई जाए, लगाव पाया जाए, वो आपकी सिफत नस्बती होता है। ठीक है, उसके बाद है सिफत अददी। अददी ऐसी सिफत जिसमें अदद मालूम हो, जैसे कि 4 5 6, ये क्या है, ये अदद है। उसके बाद है सिफत मिकदार, तो मिकदारी, तो जिसमें मिकदार मालूम हो, यानी कि आप पता चल पाए कि कितना है, 5 किलो है, 6 किलो है, ये मिकदार मालूम हो रही है। तो ऐसी सिफत जिससे मिकदार मालूम होती है उसे सिफत मिकदारी कहते हैं। उसके बाद है सिफत ज़मीरी। उसके बाद है सिफत ज़मीरी। सिफत ज़मीरी में होता है जब आप किसी की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि ये और वो। ठीक है, ये वो, तो ये आप जैसे कोई चीज़ आके आपके ये है, ये चीज़, तो आप ये क्या हो जाएगा, ये सिफत ज़मीरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सिफत के बारे में जाना। अब हम लोग हरूफ समझेंगे। हरूफ तहजी क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी में वर्णमाला होता है, उसी तरह से उर्दू के जो होते हैं आबा ता, ये सभी क्या है, हरूफ तहजी होते हैं। बेसिकली उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसी को हरूफ तहजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हरूफ जार। हरूफ जार को इंग्लिश में प्रपोजिशन बताता है, प्रपोजिशन कहते हैं, यानी कि जो आपकी पोजीशन बताए। जैसे कि किताब उस पर रखी है, तो जो पर आएगा, में इसके इस में रखी है, में से पर को तक, ये जो आपको दिख रहे हैं हर्फ, इन्हीं को हरूफ जार कहते हैं। ठीक है, हरूफ जार यानी कि प्रपोजिशन, जैसे कि मैं से पर को तक। जैसे कि किताब उस पर रखी है, पोजीशन बता रहा है कि किस पर रखी, टेबल पर रखी है, तो पर यूज़ हो रहा है, तो पर जो है वो आपका हरूफ जार है जो पोजीशन बताता है। ठीक है, उसके बारे हरूफ इजाफत। हरूफ इजाफत जैसे कि जिसे कहेंगे रिलेटिव पार्टिकल्स इंग्लिश में। जैसे कि वो स्कूल को गया, तो यहाँ पे जो को आ रहा है ये क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है रिलेटिव पार्टिकल्स है ये। हरूफ इजाफत उसे ही बोलेंगे, जैसे कि को आएगा इसमें, को। ठीक है, तो को ध्यान रखिएगा, इसमें भी आएगा।
अगला है यहाँ पे आपको पढ़ना है, वो है हुरूफ तखसीस, हुरूफ फजाइयाँ और इस्तिफ़हाम। तो हुरूफ इस्तिफ़हाम हो जाएंगे क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे कि जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, क्या, कैसे, कब, क्यों। तो ये सारे क्वेश्चंस वर्ड होंगे। तो ऐसे हर्फ जो क्वेश्चंस करें, जो क्वेश्चंस उठाएं, वो आपके हुरूफ इस्तिफ़हाम हो जाएगा। हुरूफ फजाइयाँ में एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस, जैसे कि ओ, वो, इस तरह वाले। हुरूफ तखसीस में आपका आ जाएगा भी, हर, ही। ये सारे जो हर्फ है ये आपके हुरूफ तखसीस में आ जाएंगे। हुरूफ शर्त व जज़ा में आपके जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें कोई ना कोई शर्त होगी। तो ऐसे हर्फ जिसमें शर्त शामिल हो वो आपके हुरूफ शर्त व जज़ा आ जाएगा। हुरूफ निदा में आएंगे आपके ओ, अरी, अबी, ए, अजी, इस तरह के हर्फ। हुरूफ इल्लत में आएगा इसलिए, क्योंकि, लिहाजा, मगर, लेकिन। इस तरह के जो हर्फ होंगे वो आपके हुरूफ इल्लत में आ जाएगा। अब हम लोग सनाए व बदाए पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं पहचानना आपको बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि आपको सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस शेर में, सेंटेंस नहीं शेर, ठीक है, इस शेर में कौन सी सिनत प्रेजेंट है, क्या हुस्न तालील है या तसादे क्या है। तो आपको पहचानना होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तसाद को पहचानने के लिए आपको देखना होगा क्या शेर में कोई दो अपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि सज़ा व जज़ा, सुबह व मशा। जैसे कि इस शेर में अगर आप देखें तो यहाँ पे है गाह जीता हूँ, गाह मरता हूँ, ठीक है, गाह जीता और मरता। जैसे कि यहाँ पे क्या आया, जीता और मरता। तो जीता मरता दो अपोजिट वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे कौन सी सिनत प्रेजेंट है, तसाद प्रेजेंट है। जैसे कि सज़ा व जज़ा, सुबह व मशा, इस तरह के वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं किसी शेर में तो वहाँ पे सनत तसाद प्रेजेंट है। आना जाना, ठीक है, आना जाना यहाँ पे आया। तो ये क्या है, ये पहचानने का तरीका है शेर को कि इसमें कौन सी सनत प्रेजेंट है। उसके बाद है तजाहिल आरफाना। तजाहिल आरफाना में आपका आ जाएगा ऐसा शेर, जब आप शेर पढ़ेंगे तो उस शेर में आपको लगेगा कि जानबूझकर यहाँ पे अनजान बना जा रहा है, ठीक है, जानबूझकर अनजान बनना। ये इस तरह के जो शेर होते हैं जिसमें जानबूझकर अनजान बनते हैं वो आपके तजाहिल आरफाना उसमें प्रेजेंट होती है। यानी कि सिफत उसमें तजाहिल आरफाना प्रेजेंट होती है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल तो नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है तजाहिल आरफाना का। इसमें वो अनजान बन रहे हैं, जानते हैं लेकिन वो अनजान बन रहे हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि ये शेर में तजाहिल आरफाना प्रेजेंट है सनत, ठीक है। उसके बाद तलमी। तलमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तलमी में क्या होता है, ऐसा शेर जिसमें किसी मशहूर किस्से की तरफ या कोई तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा हो रहा हो, वो आपका तलमी होता है। उस शेर में तलमी प्रेजेंट होता है। जैसे कि हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं जो 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 सैर करो कोहे तूर का, ठीक है। तो यहाँ पे मूसा वाला किस्सा यहाँ पे इशारा हो रहा है उनके वो वाले किस्से की तरफ। उसी तरह से यहाँ पे है जैसे कि खिज़र किया जाने मुर्गी की लिज्जत, इस मज़े से वो आशना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने, मैंने आपको बताया था, क्योंकि उन्होंने आब हयात पी ली थी इसलिए उनको मौत नहीं आनी, तो वो क्या जाने मौत का मज़ा। तो यहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, इस तरफ मतलब कि इशारा हो रहा है शेर में। तो ऐसे शेर जिसमें किसी मशहूर किस्से की तरफ या तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा हो रहा हो उसमें तलमी होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कई एग्जाम्पल आपको लिखे हुए हैं, आप देख लें। उसके बाद यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कहाँ से लाऊं सब्र हज़रत अय्यूब इसाकी, खुम आएगा, सुराही आएगी, तब जा कर के कहीं जाम आएगा। जितना कि जो हज़रत अय्यूब थे वो रखते थे अपने अंदर, उतना सब्र कहाँ से लाऊं कि खुम आएगा कहीं जा, फिर उसके बाद सुराही आएगी। तो यहाँ पे बेसिकली एक किस्से की तरफ ही इशारा करते हुए यहाँ पे शेर है, इसलिए यहाँ पे जो सिनत हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी तलमी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी सिनत तजनीस, ठीक है। सिनत तजनीस क्या हो जाएगा, तो तजनीस में आपको दो अल्फाज देखने को मिलेंगे, दो अल्फाज होंगे सेम देखने को मिलेंगे। एक का तलफ़ुज़ सेम होता है लेकिन उसके मायने अलग अलग होंगे, ठीक है। दो ऐसे अल्फाज जिसका तलफ़ुज़ एक होता है लेकिन मायने उसके अलग अलग हों, इस तरह के शेर में, उस तरह के शेर में आपकी सिनत तजनीस
होती है। सनत मुबालिगा, मुबालिगा मतलब होता है जिसमें किसी शेर, मतलब ऐसा शेर जिसमें तारीफ़ जो हो या कोई मज़मत हो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर की जा रही हो, उस तरह के शेर में सनत मुबालिगा होगा, जिसको ग्लू भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ग्लू भी कहते हैं, सनत मुबालिगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा। उसी तरह से सनत तशबीह क्या होता है, तशबीह में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। जैसे कि तशबीह बेसिकली कंपैरिजन होता है, जैसे कि उसका चेहरा चाँद की तरह है, तो चेहरे को चाँद से उन्होंने क्या दे दी है, तुलना कर दी कि उसका चेहरा चाँद की तरह है। तो ऐसे शेर जिसमें तुलना की जा रही हो वहाँ पे सनत तशबीह प्रेजेंट होता है। इसमें जो सबसे मशहूर शेर है सनत तशबीह का वो है, नाजुक की उसके लब की क्या कहिए पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें उन्होंने लब को बहुत ही नाजुक बताया है, कहा है बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी की तरह उनके लब है। तो यहाँ पे लब को पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी से कंपैरिजन कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, सनत तशबीह में क्या होता है, सिर्फ कंपैरिजन किया जाता है, इसमें मवाजना किया जाता है, यानी कि कंपैरिजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अच्छा अज्जाएँ भी हैं, वो भी आप समझ लीजिए। तशबीह के जो अज्जा हैं वो हैं जैसे कि मुशब्बा, मुशब्बा। तो मुशब्बा क्या होता है, जिसे तशबीह दी जाए, जिसे तशबीह दी जाए, जैसे कि उसका जैसे कि हामिद का चेहरा गुलाब चाँद की तरह है, ठीक है, उसके लब गुलाब की पंखुड़ी की तरह हैं। तो जिसे तशबीह दी जाए वो आपका मुशब्बा होगा, जिसे जैसे कि हामिद को दी जा रही है तशबीह, तो वो आपका मुशब्बा होगा। और जिससे तशबीह दी जा रही है जैसे कि चाँद की तरह, तो चाँद से दी जा रही है तो वो आपका मुशब्बा बा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है सनत इश्तियारा। इश्तियारा और तशबीह में बहुत ही मतलब कि बहुत ही अगर आप समझे तो दोनों में ही तुलना की जाती है, लेकिन इश्तियारा में जैसे कि उसका चेहरा चाँद की तरह है, वहाँ पे यहाँ पे इस बता रहे हैं कि उसके चेहरे की तुलना कर रहे हैं चाँद की तरह। लेकिन इश्तियारे में क्या होता है, कह दें वो चाँद है, वो चाँद है, अगर ये बोल दें कि हामिद चाँद है, तो अब ये नहीं पता वो चाँद की तरह खूबसूरत है या चाँद की तरह सफ़ेद है, क्या किस चीज़ की तशबीह दी जा रही है ये नहीं पता होता है इश्तियारा में। ठीक है, यानी कि उसमें आपका कंपैरिजन किया जाता है दोनों में ही, लेकिन एक में क्लियर कंपैरिजन होता है और दूसरे में कंपैरिजन जो करते हैं वो क्लियर नहीं होता है, उसमें डाउट होता है कि जैसे कि शेर जैसे कि हामिद शेर है, शेर के हामिद शेर की तरह है, अब बहादुरी में उन्होंने कहा या किस चीज़ में कंपैरिजन किया ये नहीं पता। तो इसे सनत इश्तियारा कहेंगे, जिसमें हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने इस्तेमाल किया जाता है, वो आपका सनत इश्तियारा होता है। जैसे कि इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही जाने, ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है ये आपके सनत इश्तियारा का यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, जाने न जाने गुल ही जाने बाग तो सारा जाने, इस तरह का ये पूरा शेर है। उसके बाद इसी यानी कि सनत इश्तियारा के ही एग्ज़ाम्पल है, बुलबुल चहक रहा है रियाज़ रसूल में, छोटे से चाँद में जुल्मत भी रोशनी भी, ये भी सनत इश्तियारा का ही एग्ज़ाम्पल है, यानी कि जैसे यानी कि शेर है, एग्ज़ाम्पल शेर है। उसके बाद है कनाया। कनाया में क्या होता है, जो अब जब आप शेर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई ना कोई छिपा हुआ इशारा किया जा रहा है। ठीक है, छिपा हुआ इशारा या छिपी हुई बात, जब कोई लफ्ज़ हकीकी और मजाजी दोनों मायनियों में इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे कनाया होता है। यहाँ पे इसका एग्ज़ाम्पल भी लिखा है, इनके शेर भी लिखा है। उसके बाद यहाँ पे है तरक्की पसंद तहरीक। यहाँ पे आपका सनाया में बदाए ख़त्म हो जाएगा। अब तरक्की पसंद तहरीक, इससे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तरक्की पसंद तहरीक से जो क्वेश्चन उठ सकते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तरक्की पसंद तहरीक है क्या। तरक्की पसंद तहरीक एक मूवमेंट चलाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो वो लोग शेर शायरी गज़ल जो भी लिखते हैं उसमें वो केवल हुस्न व इश्क की बातें ना करें, बल्कि समाज से रिलेटेड भी वो उसमें यानी कि टॉपिक्स को लाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम है तरक्की पसंद तहरीक। तो तरक्की पसंद तहरीक की अगर आपसे बुनियाद पूछी जाए तो 1935 में लंदन में इसकी बुनियाद पड़ी थी। ठीक है, और बानी जो थे उस वक्त, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे जो एक तरह से यानी कि मीटिंग हुई थी, उसमें जो कई लोग शामिल थे, उसमें जो सज्जाद ज़हीर थे उनको बानी बना दिया गया था। उस तरक्की पसंद तहरीक का बानी सज्जाद ज़हीर जी थे और सदर थे मुल्क राज आनंद। और पहला जलसा हुआ था जैसे कि मैंने आपको बताया
1935 में बुनियाद इसकी थी। 1935 में पहला जलसा हुआ था लंदन के रेस्टोरेंट में हुआ था सबसे पहला जलसा, ठीक है, जिसमें कई लोग शामिल थे। सज्जाद ज़हीर है, मुल्क राज आनंद है, ठीक है, ज्योति घोष है, तो ये सभी इसमें शामिल थे, जिसमें से जो सज्जाद ज़हीर है वो इसके मानी हैं और सदर बनाए गए थे मुल्क राज आनंद। इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो आपकी लंदन में नहीं बल्कि भारत में हुई थी, लखनऊ में हुई थी पहली कॉन्फ्रेंस, और इसके सदर इसकी जो सदारत की थी वो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में 1936 में हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 1936 में हुई थी, लखनऊ में हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी और खुतबा पेश किया था, जिसमें इन्होंने एक यानी कि एक लाइन बोली थी। खुतबा देखिए 3-4 लाइनें थी, जिसमें जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में वही पूछी जाती है कि हमें हुस्न का मियार बदलना होगा। ये उन्होंने जब खुतबा पेश किया था तो सबसे पहले लाइन यही थी कि हमें हुस्न का मियार बदलना होगा। तो ये क्वेश्चन उठता है कि ये कॉल किसका है कि हमें हुस्न का मियार बदलना होगा, तो ये प्रेमचंद का कॉल है जो कि उन्होंने पेश किया था, सबसे पहली कॉन्फ्रेंस में सदारत की थी और उन्होंने खुतबा जो पेश किया था वो उसमें यही लिखा था कि हमें हुस्न का मियार बदलना होगा। तो ऐसे पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि हमें हुस्न का मियार बदलना होगा, ये किसका कॉल है, तो ये मुंशी प्रेमचंद का कॉल है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं आपसे, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कौन तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ा हुआ है, कौन नहीं जुड़ा हुआ है, कौन से शायर अफसाना निगार हैं। तो यहाँ पे जितने भी शायर तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस की थी प्रेमचंद ने लखनऊ में, इसलिए प्रेमचंद जुड़े हुए हैं, क्रिश्चियन जुड़े हुए हैं, सआदत हुसैन मंटू जुड़े हुए हैं, अजमत चुगताई जी जुड़े हुए थे, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, तो ये सारे यहाँ पे नाम लिखे हैं, अहमद अली हैं, ठीक है, ये सारे आप पढ़ लीजिए, ये सभी को पढ़ के जाइए कि कौन कौन जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फैज़ अहमद फैज़ भी लिखा है, अली सरदार जाफ़री हैं, यहाँ पे जितने भी नाम हैं आप इन सबको पढ़िए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि तरक्की पसंद तहरीक में जो नहीं जुड़े थे, जो कि मशहूर बहुत हैं, वो है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो काफ़ी बार ये आ चुका है कि कौन नहीं जुड़े थे, तो ध्यान रखिएगा रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं जुड़े थे। बाकी आपने अगर इतने जो मैंने पेश किए यहाँ पे शायरों के नाम अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपको ऑप्शन में मिल ही जाएगा। जो अगर इनमें से 3 ऑप्शन आपको इसी में से दिखते हैं तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो इसका मतलब वो नहीं जुड़े हैं। तो आप इनके नामों को ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद अब हम लोग कुछ अहम चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं उसको पढ़ेंगे, जैसे कि अमीर खुसरो को क्या कहते हैं, तो तय हिंद कहते हैं अमीर खुसरो को। शायर इनकलाब शायर शबाब कहते हैं जोश मलियाबादी को। शायर मिल्लत और शायर ध्यान रखिएगा, शायर मिल्लत इकबाल को कहते हैं, शायर मशरिक भी इकबाल को कहते हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि शायर मशरिक और शायर मिल्लत किसको कहते हैं, शायर मिल्लत किसको कहते हैं, इकबाल को कहते हैं। शायर इनकलाब और शायर शबाब किसको कहते हैं, जोश मलियाबादी को कहते हैं। अवामी शायर किसे कहते हैं, नज़ीर अकबर आबादी को कहते हैं। इन सबको याद करके जाइए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऊदे हिंद, तो ध्यान रखिए ऊदे हिंद क्या है, ये है खतूत का मजमुआ है। मजमुआ क्या होता है, जब कई खत एक चीज़ में रख दिए जाते हैं, मजमुआ बना दिया जाता है तो वो आपका मजमुआ कहलाता है। जैसे कि खतों का मजमुआ होता है, अफसानों का मजमुआ होता है, गज़लों का मजमुआ होता है, तो इन सबको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खतूत का मजमुआ है ये ऊदे हिंद, मिर्ज़ा गालिब की किताब है ये। तो ध्यान रखिएगा ऊदे हिंद क्या है, मिर्ज़ा गालिब की किताब है और ये एक खतूत का मजमुआ है। उसके बाद है हैवान ज़रीफ़, तो हैवान ज़रीफ़ मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है और ये किसने कहा था, ये हाली ने कहा था। हैवान ज़रीफ़ मिर्ज़ा गालिब को हाली ने कहा है। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। मीर तकी मीर का है नकातुश्शौरा और ज़िक्र मीर ख्वाब व ख्याल, ये किसकी है, ये मीर तकी मीर की है। नकातुश्शौरा, ज़िक्र मीर, ख्वाब व ख्याल। मैंने आपको बहुत ही सेलेक्टिव यहाँ पे मैं बुक्स आपके साथ शेयर कर, जो भी इंपॉर्टेंट शेयर कर रही हूँ, ताकि ये अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके मिस नहीं होने वाले हैं। कम से कम आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो पढ़ के जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर एक आध अलग से आता है और आपने अगर नहीं पढ़ा है, जो कि डीप अगर आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, तो एक आध क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है जो अलग है। बाकी यहाँ पे आपका मैं 80% कोर्स अच्छे से यहाँ पे मैं कवर करा रही हूँ। अगला है मसनवी ज़हर इश्क। अच्छा, तो मसनवी जो ज़हर इश्क है, ऐसे क्वेश्चन आएगा ये किसकी है, तो ये मिर्ज़ा शौक़ की है। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई हूँ, ये मिर्ज़ा शौक़ की है, ठीक है। मसनवी ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक़ की है।
यहाँ पे देखिए खुदी का फ़लसफ़ा, ये किसका है? ये इकबाल का है। खुदी का फ़लसफ़ा इकबाल का है। उसके बाद है गुबारे खातिर, तो गुबारे खातिर खतूत का मजमुआ है, लेकिन किसका है ये? तो खतूत का मजमुआ है तज़किरा गुबारे खातिर, ये है अबुल कलाम आज़ाद का। तो ध्यान रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद का क्या है? गुबारे खातिर खतूत का मजमुआ है। और गालिब का क्या था? अभी आपने पढ़ा है ऊदे हिंद, ठीक है। ऊदे हिंद गालिब का है, खतूत का मजमुआ है गालिब का। और यहाँ पे है अबुल कलाम आज़ाद का गुबारे खातिर खतूत का मजमुआ। अल हिलाल और अल बलाग, ये दो जो रिसाले हैं ये किसके हैं? ये भी अबुल कलाम आज़ाद के ही हैं, निकाले हुए रिसाले हैं, अल हिलाल और अल बलाग, ठीक है। अल हिलाल और अल बलाग रिसाले भी अबुल कलाम आज़ाद ने निकाले थे, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अनारकली ड्रामा, ये किसका है? तो अनारकली ड्रामा इम्तियाज़ अली ताज का है। चचा छक्कन है, कमरा नंबर 5 है। तो ये जो बुक्स हैं ये इम्तियाज़ अली ताज की, जिसमें अनारकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चचा छक्कन भी इम्पॉर्टेंट है, कमरा नंबर, मैंने इम्पॉर्टेंट ही लिखी हैं। तो इम्तियाज़ अली ताज के तीनों ध्यान रखिएगा। अनारकली ड्रामा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सर सैयद अहमद खां की जो किताबें हैं वो हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खां की जो किताब है वो है खुतबात अहमदिया तहज़ीबुल इखलाक, की रिसाला है, ठीक है। तहज़ीबुल इखलाक जो रिसाला है वो सर सैयद अहमद खां का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तहज़ीबुल इखलाक रिसाला, खुतबात अहमदिया ये किताब है सर सैयद अहमद खां की। उसके बाद है असारुस सनादीर, ठीक है। असारुस सनादीर है तारीख सरकशी है, तारीख सरकशी बिजनौरी, ये है। उसके बाद यहाँ पे असबाब बगावत दी है, हिंद है जो असबाब बगावत हिंद ये पूरा नाम है, ठीक है। और रिसाला है रिसाला है अहकाम, ठीक है। रिसाला है अहकाम और असबाब बगावत हिंद ये एक ही में है, ठीक है, हिंद अलग नहीं है। तो असबाब बगावत हिंद ये किसकी बुक है? तो सर सैयद अहमद खां की बुक है। रिसाला अहकाम किसका है? अहकाम रिसाला वो भी सर सैयद अहमद खां का है। उसके बाद तहज़ीबुल इखलाक रिसाला किसका है? सर सैयद अहमद खां का है। आपको इसी तरह से याद रखना है। अल हिलाल और अल बलाग किसका रिसाला है? तो अबुल कलाम आज़ाद का रिसाला है, ऐसे याद रखना है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि सरोजनी नायडू को बुलबुल हिंद कहते थे, ठीक है। बुलबुल हिंद सरोजनी नायडू को कहते हैं। मौलाना अब्दुल हलीम शरर, मौलाना अब्दुल हलीम शरर की यहाँ पे कुछ बुक्स दी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि फिरदौसे बरे, और यहाँ पे है अयामी अरब है, जवाल है, ठीक है, बगदाद है, तो ये जितने भी है। और उसके बाद दिलगुदाज रिसाला, जो दिलगुदाज है वो किसका है? वो अब्दुल हलीम शरर का है। तो रिसाले ज़रूर ध्यान रखिएगा। दिलगुदाज रिसाला अब्दुल हलीम शरर का है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिसाला दिलगुदाज अब्दुल हलीम शरर का है, ठीक है। अयाम अरब है यहाँ पे, फिरदौस से बरी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दी है मुकदमाए तारीख ज़बान उर्दू, ये किसकी है? ये मसूद हुसैन खान की है, ठीक है। मसूद हुसैन खान की है, प्रोफेसर मसूद हुसैन खान की है। मुकदमाए तारीख ज़बान उर्दू, ये जो किताब है ये प्रोफेसर मसूद हुसैन खान की है। और प्रोफेसर मसूद हुसैन खान का ही ये मानना है कि उर्दू का आगाज़ दिल्ली और उसके आसपास के एरियो को उन्होंने उर्दू के आगाज़ की जगह बताया। ओके, अभी आपने पढ़ा ऊदे हिंद गालिब की जो किताब है, एक खतूत का मजमुआ है। और एक और ध्यान रखिएगा, गालिब के खतूत का मजमुआ उर्दू मौला भी है। तो उर्दू मौला और ऊदे हिंद गालिब की किताब है और खतूत का मजमुआ, जो कि खतूत का मजमुआ है। गालिब की किताब तो है ये, लेकिन किताब में क्या है? खतूत का मजमुआ है, ठीक है। मन आनम मन आलम जो है वो मौलाना हसरत मोहानी का है। तो मौलाना हसरत मोहानी का मन आनम है। उसके बाद ध्यान रखिएगा महमूद शिरानी की जो किताब है वो है पंजाब में उर्दू, ये भी मैंने आपको बताया था जब उर्दू की आगाज़ इर्तिका भी पढ़ाई थी, ठीक है, पंजाब में उर्दू। उसके बाद गुले नगमा, फ़रोग़ गोरखपुरी की जो किताब है वो है गुले नगमा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आ भी चुकी है प्रीवियस ईयर पेपर में, ये गुले नगमा पूछी जा चुकी है। तो फ़रोग़ गोरखपुरी की दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है आपका गुले नगमा और दूसरी जो किताब है वो है आपका वो है आपका रूप, ठीक है। तो दूसरी जो है वो है रूप और पहली जो है वो है गुले नगमा। इनकी दो इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती हैं फ़रोग़ गोरखपुरी से। तो ध्यान रखिएगा, रूप किसकी है? फ़रोग़ गोरखपुरी की। गुले नगमा किसकी है? फ़रोग़ गोरखपुरी की है। उसी तरह से यहाँ पे है तंज़ियात व मज़ाक़ात, तो ये किसकी है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है। उसके बाद
सबरस जो है वो है मुल्ला वजह की, ठीक है, सबरस मुल्ला वजह की। उसके बाद है बस्ती। ये जो बस्ती है ये एक नज़्म है, ठीक है, बस्ती नज़्म है जो कि है इंतज़ार हुसैन की। तो ध्यान रखिएगा, इंतज़ार हुसैन की नज़्म है बस्ती, क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुके हैं यूपी टेट में, तो अभी तक की आई थिंक नहीं आई है। जो अभी रिसेंटली जो मैंने पेपर चेक करे उसमें तो ये नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो बस्ती जो नज़्म है वो आपकी इंतज़ार हुसैन की है। आगे देखिए यहाँ पे है इसरार खुदी, ठीक है, इसरार खुदी, ये भी एक नज़्म है जो कि इकबाल की है। उसके बाद आवारा नज़्म है वो है मजाज की। आवारा भी एक नज़्म है जो कि मजाज की है। सी पाराए दिल, ये भी आ चुका है आपका प्रीवियस ईयर पेपर में, सी पाराए दिल। तो सी पाराए दिल है ख्वाजा हुसैन निज़ामी की किताब, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ख्वाजा हुसैन निज़ामी की ये किताब है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आवारा क्या है, आवारा भी नज़्म है जो कि मजाज की है। गोरखपुरी की जो किताब है वो है गुले नगमा और रूप, इन सभी को ध्यान रखिएगा। सिपाराए दिल ख्वाजा हुसैन निज़ामी की है। उसके बाद शिबली नुमानी की जो बुक्स है, शेरुल अजम, ठीक है, शिबली नुमानी की जो किताब है वो है शेरुल अजम। सिरातुल नबी, ठीक है, सिरातुल नबी है। मवाजना अनीस व दबीर है। इल्मुल कलाम है। अल फ़ारूक है, ये सभी है। अल मामून है। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा, ये है शिबली नुमानी की। क्रिश्चियन की है पूरे चांद की रात, अन्नदाता और यहाँ पे है शहज़ादा। ये तो इम्पॉर्टेंट है क्रिश्चियन की। बाकी मैंने आपको इनके बारे में डिटेल बताया हुआ है, तो इससे पहले वाली वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको क्रिश्चियन की जितनी भी किताबें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो पितरश बुखारी भी मैंने आपको बताया हुआ है, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा पहले भी। तो पितरश बुखारी की है सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, ये इंपॉर्टेंट किताब में है, बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप इनके बारे में इससे पहले वाली वीडियो को देखिएगा तो आपको इसकी डिटेल पता चल जाएगी पितरश बुखारी के बारे में। और एक चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ इस मैराथन क्लास में, वो है कि पैदाइश कब हुई है और जन्म के, जैसे शायरों की पैदाइश और कहाँ हुई है और किस ईयर में हुई है, ये आप लोग खुद प्रिपेयर कर लीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। तो वो बस मैं आपके साथ यहाँ पे स्किप कर रही हूँ उस चैप्टर को, बाकी मैं आपके साथ ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर रही हूँ। ब्रज नारायण जगबस की नज़्म है कश्मीर। तो ध्यान रखिएगा, आपने किस किस की नज़्म देखी, आपने देखी इसरारे खुदी, ये किसकी नज़्म है, इकबाल की नज़्म है। आवारा किसकी नज़्म है, मजाज की नज़्म है। कश्मीर किसकी नज़्म है, तो ब्रज नारायण जगबस की है। उसके बाद तरानाए हिंद इकबाल के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मशरिक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मशरिक व मगरिब जो नज़्म है वो नई दुनिया को सलाम, ये अली सरदार जाफरी है, ठीक है। मशरिक व मगरिब नज़्म और नई दुनिया को सलाम, ये अली सरदार जाफरी का है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मशरिक व मगरिब ये नज़्म है और नई दुनिया को सलाम ये भी किसका है, अली सरदार जाफरी का है। रशीद अहमद सिद्दीकी की इंपॉर्टेंट जो किताब है वो है चारपाई, इसको ध्यान रखिएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी तरक्की पसंद तहरीक से के खिलाफ थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। राजेंद्र सिंह बेदी का है इंपॉर्टेंट किताब, वो है गरम कोड और अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो और गरम कोड, ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ की है नक्शे फरियादी। ये सारी जितनी भी किताबें यहाँ पे मैंने लिखी हैं इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नक्शे फरियादी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कि फैज़ अहमद फैज़ की है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखी हुई है परवीन शाकिर की जो किताब है वो इम्पॉर्टेंट है, खुद कलामी और यहाँ पे इनकार, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। महताम ये सारी ये डिप्टी नज़ीर अहमद का है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है मिरातुल उरूस इब्नुल वक्त और बिनातुल नास, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तौबतुन नसू भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये डिप्टी नज़ीर अहमद की है। हाली का है मुसद्दसे हाली, ठीक है। मुसद्दसे हाली है। मुकदमाए शेर व शायरी है। हयातो जावेद है, हयातो जावेद है, ठीक है। हयातुल सादी है, हयातुल सादी ये भी किसकी है, ये सभी आप पढ़ रहे हैं हाली की है। उसके बाद है यादगार गालिब, तो यादगार गालिब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुकदमा शेर व शायरी है, हयात जावेद है, ये सभी हाली की है। उसके बाद है अहमद नदीम कासमी की जो किताब है वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप जितनी भी यहाँ पे मैं शेयर 1 बाय 1 करके मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तो आप ये पढ़ लीजिएगा सारी। उसके बाद फसाने अजायब इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर मैं मतलब हाईलाइट कर देती हूँ। बाकी मैंने कुछ स्किप कर दी है बुक्स, क्योंकि आप सब पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे धीरे धीरे इसको आप रोक के वीडियोस खुद से पढ़ लीजिएगा। तो फसाने अजायब है रजब अली बेग सरूर की। फसाने अजायब किसकी है, रजब अली
अब हम लोग समझेंगे रमूज़ अवकाफ यानी कि पंक्चुएशन। जैसे कि सकता, सकता मतलब होता है कॉमा, जिसका साइन होता है इस तरह का, ठीक है, ये है कॉमा, इसे कहते हैं सकता। उसके बाद आप समझिए वक्फा, तो वक्फा को इंग्लिश में कहते हैं सेमी कॉलन, जिसका निशान होता है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का इसका निशान होता है सेमी कॉलन का। आई थिंक यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद होता है राब्ता, राब्ता को कहते हैं कोलन, ठीक है, राब्ता का सिंबल इस तरह का है, इस तरह का, ये 2 डॉट्स राब्ता के होते हैं। तफसील का होता है जब 2 डॉट्स के आगे इस तरह का साइन होता है, तो ये होता है आपका तफसील, ठीक है, तफसीलिया। उसके बाद होता है आपका खात्मा, ठीक है, खात्मा मतलब होता है एंड हो जाना, जब इतने फुल स्टॉप, तो उर्दू में फुल स्टॉप इस तरह से होता है। सवालिया मतलब होता है क्वेश्चन, इसका सिंबल इस तरह से होता है। फजाइया यानी कि एक्सक्लेमेशन का निशान इस तरह का होगा। कोसेन यानी कि ब्रैकेट, कोसेन मतलब होता है ब्रैकेट, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वावेन, वावेन को ध्यान रखिएगा। वावेन मतलब होता है आपका इस तरह का वावेन, यानी कि जब 2 इस तरह से, ये क्या है, ये वावेन है। उसके बाद है जंजीर, जिसका होता है ये हाइफन, जिसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, ठीक है, हाइफन। और डैश का सिंबल होता है ये, डैश का सिंबल ये होता है, तो जंजीर का सिंबल होता है ये हाइफन, जिसे बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये इतना क्लियर नहीं है तो ये देख लीजिए। देखिए फिर से मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ, हाइफन को उर्दू में कहते हैं जंजीर, ठीक है, जंजीर, जिसका सिंबल होता है इस तरह का। उसके बाद वावेन को ध्यान रखिए, वावेन यानी कि इन्वर्टेड कॉमा, इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं इस तरह से, जब कॉमा लगाते हैं इसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, और उर्दू में इसे कहते हैं वावेन, इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा, इसका सिंबल इस तरह का होता है। डैश का सिंबल ये है। कोसेन मतलब होता है ब्रैकेट, जिसका सिंबल ये है। फजाइया यानी कि एक्सक्लेमेशन, जिसका सिंबल ये है। तो आपसे पूछा जाएगा ये एग्ज़ाम में। सवालिया, जिसका मतलब क्वेश्चन मार्क। खात्मा यानी कि एंड। उसके बाद तफसीलिया यानी कि इस तरह से सिंबल, ठीक है, राब्ता जिसमें 2 केवल डॉट्स हो। वक्फा यानी कि इस तरह से जो होता है, और सकता में केवल कॉमा होता है, इस तरह से कॉमा बनता है छोटा सा। तो आई होप आपको पंक्चुएशन समझ में आया होगा। अब हम लोग मुताजाद देखेंगे। मुताजाद या ज़िद मतलब होता है, ज़िद या मुताजाद कुछ भी आए, इसका मतलब आपको अपोजिट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जिन अल्फाज के मानी एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल ख़िलाफ़ हों, यानी कि उसके अपोजिट हों, वो आपका मुताजाद होता है। जैसे कि आज़ादी का ग़ुलामी, ठीक है, आज़ादी का ग़ुलामी, अच्छा का बुरा, ठीक है, ये सारे इसके मुताजाद हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कई लिखे हुए हैं, आप कोई भी बुक सिंपल उठाइएगा, आप उससे पढ़ लीजिएगा, बाकी यहाँ पे मैं शेयर कर दे रही हूँ, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ग्लू मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, ग्लू, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए खुशी मतलब होता है, खुशी का अपोजिट हो जाएगा मुताजाद, ग्लू मतलब होता है बड़ा, और इसका अपोजिट हो जाएगा छोटा। उसी तरह से खुशी का हो जाएगा गम, दिन का रात, दुख का सुख, दुनिया का आखिरत, आराम का तकलीफ़, पाक का नापाक, ठीक है, बहन का भाई, बीवी का शौहर, बीमारी का हो जाएगा तंदुरुस्ती, खैर, इसी तरह से सारे आप देख लीजिएगा। ये सारे शेयर कर रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए लिखा है सब कुछ। उसके बाद आपको पढ़ना है साबके और लाहिके। देखिए साबके में क्या होता है, आगे जुड़ता है, और लाहिके में पीछे जुड़ता है। एग्जाम्पल डायरेक्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पे है साबके, साबके का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ना से, जैसे कि नासाज, नाशाद, ठीक है। तो ना जो आगे जुड़ा है, इसका मतलब ये साबके है। साबके में एक एक लफ्ज़ या हर्फ आगे जुड़ता है, जिससे कि उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। ना से नासाज, नाशाद, ना मुराद, तो ये सभी ना आगे जुड़ा है, तो ये साबके हो जाएगा, बस इतना समझिए। और लाहिकी पीछे जोड़ता है, जैसे कि है आबाद, इलाहाबाद, ठीक है, औरंगाबाद, हैदराबाद, तो यहाँ पे मतलब कि जो आबाद है हैदराबाद, तो ये जो आबाद है पीछे जोड़ा है, तो पीछे जुड़ने वाला लाहिकी और साबके आगे जुड़ता है। इतना सा ध्यान रखिएगा, कभी गलती नहीं करेंगे। उसके बाद ये है मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज को अच्छे से पढ़िएगा, इससे पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि मुतरादिफ अर्थ को यानी कि अल्फाज को कहते हैं समानार्थक शब्द। हिंदी में एक ही अर्थ देने वाले जो कई शब्द होते हैं, उन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं, समान अर्थ देने वाले, जिसे उर्दू में मुतरादिफ कहते हैं।
जैसे कि सूरज को खुर्शीद भी बोलते हैं, आफताब भी बोलते हैं, ठीक है, ये सभी बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसी के बाद उसी तरह से चाँद को कमर बोलते हैं, ठीक है, चाँद को कमर बोलते हैं, महताब बोलते हैं, महामा बोलते हैं। उसी तरह से ज़मीन को पृथ्वी बोलते हैं, पहाड़ को पर्वत बोलते हैं, को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी इसके मुतरादिफ हैं। अंधेरा है तो जुल्मत बोलेंगे, ठीक है, जुल्मत है, ये सभी चीज़ें अंधेरा का हो जाएगा समानार्थक, ठीक है। उसी तरह से स्याही भी बोलेंगे अंधेरा को। हिंदुस्तान है तो इसे भारत भी बोलते हैं, हिंद बोलते हैं। तो ये सभी इसके मुतरादिफ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा वन बाय वन करके। उसके बाद पानी को जल भी बोलते हैं आप, ये तो पता ही है आपको। उसके बाद यहाँ पे है और यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन सबको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। आराम को चैन बोलते हैं, सुख बोलते हैं, सुकून बोलते हैं ज़िंदगी को। इसी तरह से हयात बोलते हैं, जीना बोलते हैं। उसी तरह से पेड़ को दरख्त बोलते हैं, सज्र बोलते हैं, गरीब को फ़कीर बोलते हैं, बेमाया बोलते हैं, तो ये सब मुफलिस बोलते हैं। तो ये सभी देख लीजिए। फूल को गुल बोलते हैं, दुख को दर्द बोल सकते हैं। समानार्थक शब्द हो जाएंगे, मुतरादिफ हो जाएंगे, आज़ाद बोल देंगे, ठीक है, आज़ाद हो जाएगा। उसी तरह से बीमारी को मर्ज़ बोलते हैं, ठीक है। तो मरना को मौत है, वफ़ात है, इंतकाल है, ये सभी मरना के मुतरादिफ हो जाएंगे। तो ये सभी हैं। गांव को देहात हो जाएगा, ये बोलते हैं, ठीक है। मौज़े बोलते हैं, मौज़े भी बोलते हैं गांव को, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बस्ती बोलते हैं, मुल्क को देश बोलते हैं। तो ये सभी मुतरादिफ अल्फाज है, वन बाय वन करके आप इससे पढ़ लीजिएगा अच्छे से एग्ज़ाम देने से पहले। ओके, मुतरादिफ अल्फाज समानार्थक शब्द, एक ही अर्थ देने वाले कई शब्द। उसके बाद वाहिद जमा, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल जैसे बोलते हैं। ओके, तो ये है सिंपल वाहिद जमा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे बता नहीं रही हूँ, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अज़बाक का, ठीक है। देखिए यहाँ पे अशआर है, शेर की जमा क्या है, अशार है, ठीक है। सबक का अज़बाक हो जाएगा, ये है। वज़ीर का वज़रा हो जाएगा, ठीक है। नूर का हो जाएगा अनवार, मस्जिद का मसाजिद हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आप वाहिद जमा सब पढ़ लीजिएगा, जैसे कि बाग का बागात हो जाएगा, नदी की नदियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तर्जुमा का तराजुम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा किसी बुक से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसनाफ़ सुखन यानी कि शायरी की किस्मों के बारे में। तो नज़्म के लुग़वी मायने मोती परोने के हैं, ध्यान रखिएगा। जो जो मैं पॉइंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ सभी पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा। शेर में काफ़िया और वज़न का होना ज़रूरी होता है। अब हम लोग गज़ल के बारे में पढ़ने वाले हैं, गज़ल की तारीफ़। गज़ल के लुग़वी मायने होते हैं औरतों से बातचीत करना और उनके हुस्न व इश्क का ज़िक्र करना के इस्तिलाह में अशार के मजमूए को कहते हैं, जिसमें यानी देखिए बेसिकली गज़ल में आपको ध्यान रखना है उसके लुग़वी मायने, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है, और जिस यानी कि मतला जो होता है सबसे पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरों को, पहली लाइन को मिसरा कहेंगे। तो दोनों, एक शेर में दो लाइनें होती हैं, इनके दोनों मिसरों को हम मतलब कि उसमें हम रदीफ़ और हम काफ़िया होता है, ठीक है। हम रदीफ़ हम काफ़िया होता है, और बाकी अशार जिसके बाद आते हैं उसे फ़र्द कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसका मिसरा सानी मतला हम काफ़िया रदीफ़ अमूमन गज़ल में एक मतला आता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतला अव्वल के फ़ौरन बाद जो मतला आता है बतरतीब उसे हुस्न मतला कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गज़ल में अशार की तादाद कम से कम होती है 3 से 5 या और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें होती है 25। उसके बाद ध्यान रखिएगा जो गज़ल का आखिरी शेर होता है उसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है उसे ही हम लोग कहते हैं मक्ता, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उस शेर को कहते हैं मक्ता, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतला और मक्ता कैसे कहते हैं, हम रदीफ़ हम काफ़िया होना ज़रूरी होता है उसके पहले शेर में, तो ये बात। उसके बाद है कसीदा। तो कसीदा की जो लुग़वी मायने होते हैं वो होते हैं, ध्यान रखिएगा, गूदे या फिर होते हैं मग़ज़ के। इसका मतलब होता है दिमाग। तो कसीदे में क्या होता है, बेसिकली किसी की तारीफ़ या फिर उसकी बुराई की जाती है, ज़्यादातर इसमें तारीफ़ की जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वो अशार जिनमें किसी की तारीफ़, हुजूम या शिकायत ए ज़माना हो उसी को कसीदा कहते हैं। इतना पॉइंट आप ध्यान।
उसके बाद कसीदे के अज्जाए पढ़ेंगे तो मतला, तमहीद, तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ, ये इसके अज्जाए होते हैं। उसके बाद मसनवी क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिए। मसनवी की तारीफ, मसनवी इसनाफ़ शायरी में नज़्म की वो किस्म है जिसमें कोई तारीख़ी वाक़या या इश्क बयान, इश्क दास्तान बयान की जाती है। बेसिकली मसनवी में कोई तारीख़ी वाक़या या इश्क दास्तान बयान की जाती है, इस बात को बस ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान है, दया शंकर नसीम की मसनवी है गुलजार नसीम, और मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है ज़हर इश्क। ठीक है, ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक़ की, जो मैंने आपको ऊपर किताबें जब पढ़ाई थी उसमें ही बताया था कि ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है, मीर हसन की है सहरुल बयान, और दया शंकर नसीम की है गुलजार नसीम। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हफीज़ जालंधरी की जो मसनवी है वो है शहनामा इस्लाम। ये क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि ये किसकी मसनवी है और मसनवी में क्या होता है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसमें कोई किस्से की तरह किस्सा बयान किया जाता है या कोई इश्क की दास्तान बयान की जाती है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो मरसिया क्या होता है, तो कि मरसिया की तारीफ़, लफ्ज़ मरसिया रसा से बना है जिसके मायने है रोना मातम करना। इस्तिलाह शायरी में मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें मुर्दे के अवसाफ को इस तरह बयान करना कि सुनने वाले को रहम आए। लफ्ज़ मरसिए से वो नज़्म मुराद होती है जिसमें किसी की मौत पर गम का इज़हार किया जाए। मरसिए में 6 अशार होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मरसिए में 6 अशार होते हैं। ठीक है, इसके अब आपको पढ़ना जो है, यहाँ पे है मरसिए के अज्जा, वो भी आप जानिए 8 होते हैं इसके अज्जा, जिसमें सबसे पहले है चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, जंग, शहादत और बैन। उसके बाद रुबाई है, तो रुबाई 4 मिसरों वाली नज़्म को कहते हैं, और इसी को यानी कि रुबाई को ही 2 बीती भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि 2 बीती किसको कहते हैं, तो रुबाई को कहा जाता है। याद रखिएगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 अशार होते हैं। रुबाई का जो पहला, दूसरा और चौथा जो मिसरा होता है वो हम काफिया होता है, और तीसरे मिसरे का हम काफिया उन सब से एकदम जुदा होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि रुबाई का जो चौथा मिसरा होता है वो बहुत बुलंद और ज़ोरदार होता है। इतना ही नहीं बल्कि उसमें पूरी रुबाई के मजमून का खुलासा होता है। यानी कि आप अगर चौथा मिसरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस रुबाई में क्या बात कही गई है। पूरा मजमून का खुलासा होता है चौथे मिसरे में। तो बस आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और रुबाई का वज़न ला हौला वला कुव्वता बिल्ला से ये मुकर्रर है। इसका जो वज़न होता है आई थिंक ये सब नहीं आएगा, तो आपसे जितना मैं शेयर कर रही हूँ इतना ज़रूर पढ़िएगा। बाकी आप अगर चाहें तो इसे पूरा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक कसीदा, तो ध्यान रखिएगा कसीदे के लुग़वी मायने होते हैं टुकड़े के। ठीक है, सबके लुग़वी मायने ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो कसीदे के लुग़वी मायने टुकड़े के हैं। इस्तिलाह शायरी में इस नज़्म मुसलसल को कहते हैं जो 2 अशार से कम ना हो। ठीक है, 2 अशार से कम की ना हो, ये उसे ही कता कहते हैं। तो सिंपल सा ये है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इससे ज़्यादा अशार हो सकते हैं मगर इस नज़्म में मतला ना हो, यानी कि बगैर मतला की मुसलसल नज़्म को कता कहते हैं। इसके हर शेर का दूसरा मिसरा और मिसरा ऊपर के शेर का हम काफिया और हम रदीफ होता है। फ़न शायरी में उरूज़ है, तो उरूज़ वो मशहूर फ़न है जिससे अशार का वज़न मालूम होता है। वज़न उरूज़ के इस्तिलाह में 2 कलमों की हरकत व सकनात बराबर होने का नाम है। तो उरूज़ और वज़न को ध्यान रखिएगा। उर्दू नश्र का आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज इदारे से हुआ था। सबसे पहली जो नशरी किताब थी, ये आता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली जो नशरी किताब थी उर्दू की पहली नशरी किताब वो थी मेराजुल आशिकीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आता है तो इसे ध्यान से पढ़िए कि उर्दू की जो पहली नशरी किताब है वो है मेराजुल आशिकीन, जिसके जो मुसन्निफ़ हैं यानी कि जो राइटर हैं वो हैं ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि मेराजुल आशिकीन जो ये बुक है इसके जो मुसन्निफ़ हैं यानी कि इसके जो राइटर हैं वो है ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज। ठीक है, ये सबसे पहली नशरी किताब
किताब है? उर्दू की सबसे पहली नशरी किताब मेराजुल आशिकीन है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि उर्दू की पहली नशरी किताब कौन सी है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि उर्दू की पहली नशरी किताब मेराजुल आशिकीन के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके मुसन्निफ़ यानी कि इसके राइटर ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दरास हैं और मेराजुल आशिकीन ये सबसे पहली नशरी किताब है। अब हम लोग समझेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज। उर्दू नश्र का आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ है। तो अब यहाँ पे समझिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब यानी कि कब बना, कब क़याम में आया। तो 4 मई 1800 ईस्वी में ये मतलब कि आया क़याम में। और कहाँ पे ये कलकत्ता में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 में कलकत्ता में कायम हुआ था। इसका मकसद क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद क्या था? बुनियादी मकसद। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन देते हैं और आपसे पूछते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद क्या है, बुनियादी मकसद। तो बुनियादी मकसद इस कॉलेज का था अंग्रेज़ जितने भी थे उनको हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना। ठीक है, यानी कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना, जैसे कि अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इस तरह की हिंदुस्तानी ज़बानों की तालीम देना ही इसका बुनियादी मकसद था अंग्रेज़ों को। ठीक है, इसके प्रिंसिपल कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? तो 1800 ईस्वी में। कहाँ कायम हुआ? कलकत्ता में। इसके प्रिंसिपल कौन थे? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट थे। इसका मकसद क्या था? अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ों के बारे में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो मशहूर हैं, वो है मीर अमन। मीर अमन ने 2 ही किताब लिखी हैं, एक है बागो बहार और एक है गंज खूजी। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मीर अमन, या तो ऐसे आएगा कि बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है, तो मीर अमन है। ठीक है, बागो बहार क्या है आपको पता होना चाहिए। ये मोहम्मद अता हुसैन तहसीन, ठीक है, मोहम्मद अता हुसैन तहसीन की जो फ़ारसी किताब थी नौ तर्ज़े मुरस्सा। ठीक है, नौ तर्ज़े मुरस्सा की यानी कि जो बुक है ये बागो बहार, ये तर्जुमा है। नौ तर्ज़े मुरस्सा जो किताब थी, नौ तर्ज़े मुरस्सा फ़ारसी की ये किताब थी, इसका तर्जुमा किया था मीर अमन ने, जिसका नाम रख दिया था उन्होंने बागो बहार। तो ये किताब जो है वो एक तर्जुमा है। नौ तर्ज़े मुरस्सा जो किताब है, जो कि फ़ारसी में थी, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था, इनकी तर्जुमा किया था मीर अमन ने, जिसका नाम रखा था बागो बहार। और इससे ही इन्हें बहुत शोहरत मिली थी मीर अमन को। नौ तर्ज़े मुरस्सा किसकी बुक थी? फ़ारसी जो बुक थी वो थी मोहम्मद अता हुसैन तहसीन की, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मीर अमन के द्वारा 2 ही बुक उस वक्त लिखी गई थी, एक थी बागो बहार और दूसरी थी गंज खूजी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि गंज खूजी के मुसन्निफ़ कौन है या बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है, आपको पता होना चाहिए। आगे जो इसके बाद यानी कि सबसे मशहूर तो मीर अमन थे, उसके बाद बुकें लिखी गई। सबसे पहला है किस्सा। देखिए, इन्होंने लिखी तो काफ़ी बुकें, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मीर हैदर बख्श हैदरी ने सबसे पहला यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बुक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है किस्सा महरोमा। किस्सा महरोमा के मुसन्निफ़ कौन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो किस्सा महरोमा के मुसन्निफ़ है मीर हैदर बख्श हैदरी। ठीक है, किस्सा लैला मजनू, ये इसके मुसन्निफ़ कौन है, तो आपको पता होना चाहिए मीर हैदर बख्श हैदरी। तोता कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। जितनी भी बुकें हैं ये दास्तानों की कहानियाँ हैं, यानी कि दास्तानों की किताबें, कहानियाँ नहीं किताबें हैं, दास्तानों की ये किताबें हैं। तोता कहानी, आराइश महफिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आराइश महफिल के मुसन्निफ़ कौन है, तो मीर हैदर बख्श हैदरी हैं। आपको पता होगा, आपने यूपी टेट का अगर प्रीवियस ईयर का पेपर अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा कि किताबें कितनी आती हैं। 2 से 3 तो पक्की हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं, 2 या 3 तो आपसे पूछी जाएंगी, यानी कि 2-3 नंबर का तो पक्का इससे आता ही है। तो आपको पता होना चाहिए आराइश महफिल, तोता कहानी, किस्सा लैला मजनू, किस्सा महरोमा, ये सब किसने लिखा है, मीर हैदर बख्श हैदरी। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ों में मीर अमन का नाम आता है, मीर हैदर बख्श हैदरी का नाम आता है, और जो मैं आपके साथ बताऊँगी सभी आपको ध्यान रखना है कि ये सब फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ों के नाम हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से इसमें शामिल थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन से मुसन्निफ़ शामिल थे, तो आपको पता होना चाहिए मीर अमन, मीर हैदर बख्श हैदरी। तीसरा जो नाम है वो है मीर
शेर अली अफसोस, ठीक है, मीर शेर अली अफसोस ये तीसरा नाम है। और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम है बागे उर्दू। बागे उर्दू लिखी थी बुक, जो कि किसका तर्जुमा था, जो शेख सादी की जो बुक थी गुलिस्तां उसका तर्जुमा था बागे उर्दू। तो आपको ध्यान रखना है, मीर शेर अली अफसोस ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था बागे उर्दू, और ये किसका तर्जुमा था, ये गुलिस्तां का तर्जुमा था, ठीक है, गुलिस्तां का तर्जुमा था जो कि बुक थी शेख सादी की। चौथा है मीर बहादुर अली हुसैनी, इनका भी नाम आता है फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ों में। तो मीर बहादुर अली हुसैनी, इन सभी को ध्यान रखिएगा क्योंकि 4 ऑप्शन में एक ही कोई अलग देंगे और बाकी 3 इन्हीं में से होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन शामिल हैं। तो चौथा जो नाम है वो है मीर बहादुर अली हुसैनी। इन्होंने जो लिखी थी बुक वो थी किस्सा बेनज़ीर, ठीक है, किस्सा बेनज़ीर के मुसन्निफ़ कौन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो मीर बहादुर अली हुसैनी हैं किस्सा बेनज़ीर के। और ये जो किस्सा बेनज़ीर जो लिखी थी ये थी मीर हसन की ये मशहूर जो मसनवी थी सहरुल बयान। तो आपको ध्यान रखना है कि सहरुल बयान जो मशहूर मसनवी है वो उसके राइटर कौन है, उसके राइटर हैं मीर हसन, ठीक है, मीर हसन किसके राइटर हैं, मशहूर मसनवी सहरुल बयान के, ठीक है, मसनवी सहरुल बयान के राइटर हैं मीर हसन। और इसी बुक का तर्जुमा किया था मीर बहादुर अली हुसैनी ने, जिसका नाम रखा था बेनज़ीर। तो बेनज़ीर किसका तर्जुमा है, मशहूर मसनवी सहरुल बयां का ये तर्जुमा है, नशरी में यानी कि नश्र में इन्होंने इसे बयान किया था। इसको ये सहरुल बयां जो कहानी है इसको नश्र में बयान किया था मीर बहादुर अली हुसैनी ने, जिसका नाम रख दिया था बेनज़ीर, ठीक है। तो बेनज़ीर के मुसन्निफ़ कौन हुए, मीर बहादुर अली हुसैनी। और ये किसका तर्जुमा है, तो आपको पता होना चाहिए सहरुल बयां, जो मशहूर मसनवी है सहरुल बयां उसका तर्जुमा है। और इसके यानी कि सहरुल बयां के मुसन्निफ़ कौन है, मीर हसन। अगले जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं मज़हर अली विला, ठीक है, मज़हर अली विला भी फोर्ट विलियम के मुसन्निफ़ों में आते हैं। तो मज़हर अली विला की जो मशहूर बुक है वो है बेताल पच्चीसी। तो ध्यान रखिएगा, बेताल पच्चीसी के मुसन्निफ़ कौन है, मज़हर अली विला हैं। और इनकी जो दूसरी है वो है अतलिक हिंदी, ठीक है, अतलिक हिंदी और बेताल पच्चीसी, इसके मुसन्निफ़ कौन है, मज़हर अली विला हैं। अगले जो मुसन्निफ़ हैं वो है मीर काजिम अली, ठीक है, मीर काजिम अली ने शकुंतला नाम की एक बुक लिखी, जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गया जो ड्रामा था, मशहूर ड्रामा शकुंतला, उसी का तर्जुमा है, ठीक है। यानी कि जो कालिदास ने एक ड्रामा लिखा था जो कि बहुत मशहूर हुआ था शकुंतला, उसी का इन्होंने तर्जुमा किया था, लेकिन उसका नाम भी इन्होंने शकुंतला ही रखा। तो आपको ध्यान रखना है कि शकुंतला अगर कालिदास आए ऑप्शन में तो कालिदास का मशहूर ड्रामा शकुंतला है, और मीर काजिम अली ने भी इसी ड्रामे का तर्जुमा किया है और उसका नाम भी उन्होंने शकुंतला ही रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि मीर काजिम अली और मज़हर अली, मीर अमन, ये सभी फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ों में आते हैं, ठीक है। मीर अमन के बाद मीर हैदर बख्श हैदरी का नाम आता है, सबसे ज़्यादा मशहूर तो मीर अमन थे, उसके बाद जो मशहूर हुए हैं वो है मीर हैदर बख्श हैदरी। तो इन सब के बारे में ध्यान रखिएगा, मीर शेर अली अफसोस ये। अगले जो है मुसन्निफ़ वो है निहाल चंद लाहौरी। तो निहाल चंद लाहौरी की जो मशहूर किताब है वो है मज़हब इश्क, जो कि बकावली का तर्जुमा है, जिसमें बकावली का तर्जुमा किया गया है, जिसका नाम मज़हब इश्क रखा है। तो मज़हबी इश्क के मुसन्निफ़ कौन है, निहाल चंद लाहौरी हैं, और निहाल चंद लाहौरी भी फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ों में से हैं। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद किया गया। तो 1854 में ये बंद कर दिया गया। कब कायम हुआ था, 1800 में। कहाँ कायम हुआ था, कलकत्ता में। कौन प्रिंसिपल थे, जॉन गिलक्रिस्ट थे। ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बुनियादी मकसद क्या था, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना। बंद कब कर दिया गया, 1854 में। पहले मुंशी प्रेमचंद का असली नाम, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय। प्यार से इन्हें लोग नवाब कहते थे, नवाब राय, जो कि इनका लक़ब है। लक़ब नवाब राय, असली नाम धनपत राय। इनका जो लक़ब है नवाब राय, वो इनके बड़े अब्बू ने इनको ये लक़ब दिया था, नवाब राय। असली नाम धनपत राय, नवाब राय इनका लक़ब है। इनकी पैदाइश 31 जुलाई 1880 ईस्वी को ज़िला बनारस के पास गांव लम्ही में हुआ था। बनारस के पास एक गांव है लम्ही, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई।
31 जुलाई 1880 में बनारस के पास एक गांव लम्ही में। ध्यान रखिएगा, इनके जो वालिद थे वो एक मुलाजिम थे। इनके वालिद का नाम था मुंशी अजायब लाल। इनकी वालिदा यानी कि इनकी मदर का नाम था आनंदी देवी। इनकी वफ़ात हुई 1936 बनारस में, जो कि यूपी में आता है, जो कि यूपी में है, यूपी राज्य में 1936 में इनकी वफ़ात हुई। तो आपको इतनी जानकारी इनके बारे में होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि असली नाम क्या है, तो असली नाम धनपत राय है, लक़ब नवाब राय। पैदाइश हुई थी 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस के पास गांव लम्ही में। इनकी वालिद का नाम था मुंशी अजायब लाल और वालिदा का नाम था आनंदी देवी। अब हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद एक अफसाना निगार हैं, साथ ही साथ नॉवल निगार हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो सबसे पहला पॉइंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रेमचंद ने अफसाना निगारी की बुनियाद डाली, यानी कि प्रेमचंद को अफसाना निगार अफसाना यानी कि इन्होंने सबसे पहले अफसाना लिखा था, इसीलिए इनको बानी कहा जाता है। अफसाना निगार के बानी मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद ने अफसाना निगारी की बुनियाद डाली। सबसे पहले अफसाना निगार की हैसियत से उर्दू दुनिया में उभरे। प्रेमचंद ने अफसानों के साथ साथ नॉवलें भी लिखी। ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद एक अफसाना निगार तो है ही हैं, साथ ही साथ ये एक नॉवल निगार भी हैं। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आता है कि सबसे पहले अफसाना किसने लिखा, तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। किसको बानी कहते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद को बानी कहते हैं। अफसाना निगार के बानी कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद अफसाना निगार के साथ साथ नॉवल निगार भी हैं। अगर आपको इसमें डिफरेंस नहीं पता है कि नॉवल क्या होता है और अफसाना क्या होता है, तो नॉवल देखिए कहानी एक जो बहुत ही डिटेल में हर एक सीन को जो डिटेल में बयान करे वो नॉवल होता है, लंबी होती है नॉवल। और जो अफसाना होता है वो उससे छोटा होता है। इनके अफसानों में देहात की ज़िंदगी, गरीब और बेबस लोगों की ज़िंदगी का अक्स मिलता है। मुंशी प्रेमचंद एक देहात से थे, यानी कि लम्ही गांव के रहने, यानी कि उनकी वहाँ पैदाइश हुई थी। तो इनके अफसानों में आपको देहात की अक्स मिलेगा, देहात की ज़िंदगी का, क्योंकि वो वहीं मतलब कि वहाँ के रहने वाले थे। तो इनके जो अफसाने हैं उसमें देहात की ज़िंदगी का अक्स देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो छोटे तबके के लोग होते हैं और बड़े तबके के लोग, जिस तरह से छोटे तबके के लोगों को जिस तरह से जुल्म होता था या जो कुछ भी गरीबी और जो बेबस लोग होते थे उनकी ज़िंदगी का आपको इसमें अक्स देखने को मिलेगा इनके अफसानों में। प्रेमचंद ने, अब आपको इनके बारे में आपने अगर आप कोई भी जनरल बुक उठाएंगे तो आपको इनके बारे में सब कुछ, इनकी सवानेहात पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इन्होंने अपनी इनकी सरकारी नौकरी लग गई थी, इन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ा। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, वो आप किसी भी बुक को उठाइएगा, उसे पढ़िएगा, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो जो अहम पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रेमचंद ने 1923 ईस्वी में सरस्वती नाम से बनारस में एक प्रेस कायम किया था, जिससे अखबार और रिसाले निकलते थे। ठीक है, 1923 में, ध्यान रखिएगा, 1923 में सरस्वती नाम से बनारस में एक प्रेस कायम किया था, जिससे अखबार और रिसाले निकलते हैं। प्रेमचंद ने 1935, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, प्रेमचंद ने 1935 ईस्वी में बनारस से हंस नाम का रिसाला निकाला और जागरण नाम का अखबार निकाला। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रेमचंद ने बनारस से कौन सा रिसाला निकाला, तो हंस नाम का रिसाला निकाला था। इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा। मैंने सभी जो मेन थे उसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोग इसे स्किप ना करें। तो ध्यान रखिएगा, हंस नाम का रिसाला बनारस से निकाला था प्रेमचंद ने 1935 में। प्रेमचंद का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि किस शायर या किस अदीब का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था, तो प्रेमचंद का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था। तरक्की पसंद तहरीक अगर आपको नहीं पता है तो मैं बहुत ही साधारण शब्द में आपको बताना चाहती हूँ कि तरक्की पसंद तहरीक एक मूवमेंट था, उस समय चलाया गया था, जिसमें कई शायरों, कई अदीबों ने मिलकर ये कहा था कि वो अपनी शेर व शायरी में केवल परिंदों या चिड़ियाओं की बातें नहीं, बल्कि वो समाज के मुद्दे के बारे में भी बात करना चाहते हैं। तो एक तरह का ये मूवमेंट था जिसमें प्रेमचंद भी जुड़े हुए थे। तरक्की पसंद तहरीक से प्रेमचंद का ताल्लुक था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि किसका ताल्लुक
तरक्की पसंद तहरीक से था, तो प्रेमचंद का था। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस में ध्यान रखिएगा इन्होंने खुतबा सदारत यानी कि दिया था। खुतबा सदारत एक खुतबा यानी कि जब आप कोई कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको खुतबा देना होता है। तो खुतबा सदारत सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तरक्की पसंद तहरीक की, उसमें प्रेमचंद ने दिया था खुतबा सदारत। तो ये तो हो गई जनरल यानी कि ये तो हो गए इनके मेन पॉइंट जो इनके बारे में पता होना चाहिए आप सभी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग वन बाय वन करके इनके अफसानवी मजमूओं को देखेंगे कि कौन कौन से अफसानवी मजमूए हैं, इन्होंने कौन कौन से नावल लिखे हैं, सबसे पहला नावल, सबसे आखिरी नावल, कौन कौन सा नावल मशहूर हुए हैं, साथ ही साथ अफसाने। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अफसानवी मजमूए को देखते हैं कि इनके कौन कौन से अफसानवी मजमूए हैं। तो प्रेमचंद के अफसानवी मजमूओं के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए सबसे मशहूर और सबसे पहला जो है वो है सौज़े वतन। सबसे पहला अफसानवी मजमूआ प्रेमचंद का है सौज़े वतन। अफसानवी मजमूआ अगर आप नहीं जानते क्या होता है, तो जब कई अफसाने मिलते हैं यानी कि एक मजमूआ बन जाता है अफसानों का, तो उसी को अफसानवी मजमूआ कहते हैं। तो सबसे पहला अफसानवी मजमूआ सौज़े वतन है, ध्यान रखिएगा, जो कि 1908 ईस्वी में शाये हुआ था यानी कि छपा था। और इसी अफसानवी मजमूए पर यानी कि सौज़े वतन पर अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगा दी थी। ध्यान रखिएगा कि सौज़े वतन सबसे पहला अफसानवी मजमूआ है प्रेमचंद का, 1908 में शाये हुआ था और इस पर ही अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगा दी थी। बाकी इनके यहाँ पे जो मशहूर अफसानवी मजमूए हैं वो मैंने दिए हुए हैं, जैसे कि प्रेम 40 है, प्रेम 25 है, प्रेम 32 है, ज़ादेरा है, दूध की कीमत है, वारदात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वारदात ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, वारदात है। इसी तरह से जितने भी यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं इन सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए और इसको आप याद करके ज़रूर जाइएगा कि कौन कौन से प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए हैं। आखिरी यहाँ पे तोहफ़ा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आखिरी तोहफ़ा। अब हम लोग प्रेमचंद के मशहूर अफसानों के बारे में जानेंगे। तो प्रेमचंद के इन्होंने कई अफसाने लिखे हैं, लेकिन जो मशहूर है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो प्रेमचंद के मशहूर अफसाने, सबसे पहला जो अफसाना है जिसकी वजह से इनको इसके बानी कहते हैं, अफसाना निगार के बानी हैं प्रेमचंद, और सबसे पहला जो इन्होंने अफसाना लिखा था वो है दुनिया की सबसे अनमोल रतन। ये सबसे पहला अफसाना है। उसके बाद बड़े घर की बेटी है, खून सफ़ेद है, नमक का दरोगा है, पूस की रात है। पूस की रात में किरदार है हल्कू का, कैरेक्टर भी कभी कभी पूछते हैं किरदार, तो पूस की रात में जो अहम किरदार है वो है हल्कू। नमक का दरोगा, गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा जो इनका अफसाना है इसमें प्रेमचंद ने अपनी सवाने हयात लिखी है, यानी कि अपनी ज़िंदगी के बारे में गिल्ली डंडा में इन्होंने लिखा हुआ है। और इसमें जो अहम किरदार है वो है गया का। गया इनका दोस्त था प्रेमचंद का और इसी ये किरदार भी था। तो ध्यान रखिएगा गया जो कि एक अहम किरदार है गिल्ली डंडा अफसाने का, प्रेमचंद ने इसमें अपनी सवाने हयात लिखी है। तो हो सकता है क्वेश्चन आप ऐसे भी पूछ लिया जाए कि किस अफसाने में प्रेमचंद ने अपनी सवाने हयात लिखी, तो गिल्ली डंडा अफसाने में। सौतेली माँ है, बेगर्ज मोहसिन है, नई बीवी है, कफन। कफन जो है वो बहुत ही मशहूर इनका अफसाना है कफन, जो कि आखिरी अफसाना भी है। तो ध्यान रखिएगा जो कफन है वो आखिरी अफसाना है, सबसे पहला अफसाना है दुनिया की सबसे अनमोल रतन, आखिरी अफसाना है कफन, जो कि जिसमें जो किरदार हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उठता है कि इस कफन में कौन कौन से किरदार हैं, जैसे कि घेसू है, माधव है, बुधिया है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा घेसू, माधव, बुधिया ये कफन के किरदार हैं, कफन अफसाने के आखिरी अफसाना है ये। और माधव की बीवी का नाम था इंदु, तो ध्यान रखिएगा इंदु माधव की बीवी का नाम था, और जो ये घेसू था ये माधव का वालिद था, इनकी पिता था। माधव घेसू आलू खाते थे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए यहाँ पे मैंने लाइन मेंशन की हुई है कि माधव और घेसू क्या खाते थे, शकरकंदी, आलू, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आलू खाते थे। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप, कई मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं इनके, जैसे कि रानी सारंदा है, कातिल की माँ है, रोशनी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पंचायत है, ममता है, ये सभी इनके मशहूर अफसाने हैं।
अब इनके हम लोग नावल देखेंगे, प्रेमचंद के नावल, जो कि कई नावल इनके बहुत मशहूर हुए हैं, जैसे कि गोदान है, गबन है, आपने भी इसे पढ़ा होगा। तो गोदान इनका, जिसमें यहाँ पे मैंने किरदार भी लिखा हुआ है, जो अहम किरदार है गोदान, गबन, चौगाने हस्ती, ये भी बहुत ही मशहूर है, चौगाने हस्ती, गोशे आफियत, बाज़ारे हुस्न, ये सबसे पहला इनका ये जो पहला नावल था वो था इसरार मोहब्बत, ये सबसे पहला इनका नावल था प्रेमचंद का। और आखिरी जो नावल था वो था मंगलसूत्र, जो कि नामुकम्मल हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला और सबसे आखिरी यानी कि मंगलसूत्र जो है वो आखिरी इनका नावल था। तो यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नावल हैं। तो ये सभी इनके जितने भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। कोई सा भी आपको नावल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रेमचंद का नावल है। तो आपको ध्यान रखना है कि अफसाने कौन कौन से हैं, नावल कौन कौन से हैं और अफसानवी मजमूए कौन से हैं। तो ये तो आपने इनकी सारी यानी कि तसनीफ़ पढ़ ली है। अब हम लोग इनके बारे में जानेंगे जो इन्होंने कॉल दिए हैं। प्रेमचंद ने कहा है कि हमें अब हुस्न का म्यार बदलना होगा। तो ये कॉल किसका है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो हमें अब हुस्न का म्यार बदलना होगा, ये प्रेमचंद का कॉल है। इनके अफसानों में दही ज़िंदगी का अक्कासी मिलती है। मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है कि इनके अफसानों में देहाती ज़िंदगी का, गरीब और बेबस लोगों की ज़िंदगी का अक्स मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दही मतलब देहाती होता है। तो इनके अफसानों में दही ज़िंदगी का अक्स मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अब्दुल माजिद दरियाबादी ने मुंशी प्रेमचंद के यानी कि मुतालिक कहा था कि शराफत उनके कलम की जान और रूह, इंसानियत की बेदारी उनके अफसानों का नाम है। तो ये आ सकता है और इससे आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जा सकता है कि ये किसके मुतालिक कहा गया है। तो ये मुंशी प्रेमचंद के मुतालिक कहा गया है। तो इतने पॉइंट जितने मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। देखिए का जो जन्म हुआ था, इनकी जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1892 ईस्वी को गांव मणियाहू में, ज़िला जौनपुर, यूपी में। तो ध्यान रखिएगा, इनकी पैदाइश 1892 को हुई थी और इनकी वफ़ात 1977 को हुई थी। इनकी पैदाइश जौनपुर यूपी में हुई थी, लेकिन इनकी वफ़ात अलीगढ़ में हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, जौनपुर में। किस ईयर में, 1892 में हुई थी। वफ़ात कब हुई थी, 1977 में, अलीगढ़ में। इनके वालिद का नाम था अब्दुल कदीर। इनकी आला तालीम यानी इन्होंने अपनी इब्तिदा तालीम जो थी वो इन्होंने जौनपुर से ही हासिल की थी। इब्तिदाई तालीम इन्होंने जौनपुर से हासिल की, लेकिन आला तालीम के लिए ये अलीगढ़ चले गए और इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की। यानी कि ये आला तालीम हासिल करने के लिए ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला ले लिया था। अलीगढ़ इनको इतना पसंद आया कि वो वहीं बस गए और इनकी वफ़ात भी अलीगढ़ में ही हुई 1977 में। रशीद अहमद सिद्दीकी एक मशहूर इंशाइया निगार, खाका निगार, तासुराती नकाद है। मुंशी प्रेमचंद क्या थे, कल हम लोगों ने पढ़ा था, मुंशी प्रेमचंद मशहूर अफसाना निगार और नॉवेल निगार थे। बल्कि इन्होंने अफसाना निगारी की बुनियाद डाली, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने अब सबसे पहले अफसाना लिखा था। आपको ये सभी चीज़ें बार बार दोहरानी है, कल आपने पढ़ा, लेकिन आज आप ध्यान यानी कि इनको जब पढ़ें तो आप ध्यान करते हुए पढ़ें कि मुंशी प्रेमचंद क्या थे, रशीद अहमद सिद्दीकी क्या है। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको एंड में प्रेशर नहीं आएगा और आप सब चीज़ें याद रख पाएंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग जब एकदम पढ़ते हैं तो सब चीज़ें गोल मोल हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब पढ़ें तो पीछे भी आप रिवाइज करते चलें कि जैसे कि प्रेमचंद क्या थे, प्रेमचंद अफसाना निगार थे, नावल निगार थे। उसी तरह रशीद अहमद सिद्दीकी क्या है, इंशाइया निगारें, खाका निगारें, तासुराती नकात हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तरक्की पसंद तहरीक से नापसंदीदगी का इजहार किया था रशीद अहमद सिद्दीकी ने, लेकिन प्रेमचंद क्या थे, प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन से शायर या कौन से अदीब तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है और आपको कोई 4 शायरों के या 4 अदीबों के या अदीब या शायरों के नाम दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि किस शायर का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है या कौन से शायर तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए थे। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे, बल्कि मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। यानी कि उसमें उन्होंने जो
जो जैसे कहते हैं खुतबा देना होता है, तो सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तरक्की पसंद तहरीक की, उसमें उन्होंने खुतबा दिया था। लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी ने तरक्की पसंद तहरीक से नापसंदीदगी का इजहार किया था, मतलब इनका ताल्लुक इससे नहीं था। जो कोई ये नहीं जानता है कि तरक्की पसंद तहरीक क्या है, तो तरक्की पसंद तहरीक एक मूवमेंट चलाया गया था जिसमें कई अदीबों, कई शायरों ने ये कहा था कि वो अपनी शेर व शायरी में केवल परिंदों की बातें नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो समाज से रिलेटेड उसमें कुछ लिखना चाहते हैं। इस तरह का एक मूवमेंट चलाया हुआ था। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, इससे अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो मैं एक अलग वीडियो इस पर बनाऊंगी। तो तरक्की पसंद तहरीक एक मूवमेंट चलाया गया था उस समय, जिसमें कई शायर, कई अदीब जुड़े हुए थे और कई नहीं जुड़े हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। रशीद अहमद सिद्दीकी को 1963 में, यानी कि 1963 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्मश्री अवार्ड मिला था, वो भी 1963 में। 1971 में भी इन्हें एक अवार्ड मिला था, इन्हें अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था, वो भी गालिब की शख्सियत और शायरी पर, 1971 में। 1963 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था और 1971 में इन्हें गालिब की शख्सियत और शायरी पर इन्हें साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपनी जितनी भी आला तालीम थी, जितनी भी हायर एजुकेशन थी, वो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही हासिल की थी। तो रशीद अहमद सिद्दीकी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब शुबाए उर्दू कायम हुआ, यानी कि उर्दू का डिपार्टमेंट जब वहाँ पे कायम हुआ, तो उनको वहाँ पे सदर बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुबाए उर्दू कायम हुआ, यानी कि डिपार्टमेंट वहाँ उर्दू का जब कायम हुआ, तो उसके सदर रशीद अहमद सिद्दीकी को बनाया गया। अब हम लोग इनके कारनामे, रशीद अहमद सिद्दीकी के कारनामे, यानी कि इन्होंने कौन कौन से काम किए हैं उसको समझेंगे, उसको जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने मजमून भी लिखे हैं, खुद नविश्त भी लिखी है, खाकों के मजमूए हैं, नशरी तकरीरों के मजमूए हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है तंजियात व मज़हकात। तंजियात व मज़हकात ये एक तनकीद है, ध्यान रखिएगा। ये जो नाम है ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तंजियात व मज़हकात क्या है? एक तनकीद है जो कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखी है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि तंजियात व मज़हकात के मुसन्निफ़ कौन है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। इनकी जो खुद नविश थी वो थी आशिफ्ता बयानी मेरी। ये रशीद अहमद सिद्दीकी की, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी की ये खुद नविश्त है, जिसमें खुद नविश्त क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो खुद नविश्त मतलब होता है अपनी लाइफ के बारे में ही लिखना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आशिफ्ता बयानी मेरी, ये किसकी खुद नविश्त है? ये तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है। या ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आशिफ्ता बयानी क्या है? खुद नविश्त है, मजमून है, या फिर कोई मजमुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि आशिफ्ता बयानी मेरी ये एक खुद नविश्त है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है खाकों का मजमुआ, जैसे कि गंज हाय गिरा मया, हम नफ्शा रफ्ता, हम नफ्सा रफ्ता, ये क्या है? रफ्ता, ये क्या है? ये खाकों के मजमुए के नाम है जो कि रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है चारपाई। कई कंपटीशन एग्जामों में ये आ चुकी है कि चारपाई के मुसन्निफ कौन है? तो चारपाई के मुसन्निफ है रशीद अहमद सिद्दीकी। मज़ामीन रशीद, जिसमें 20 मज़ामीन, ये 20 मज़ामीन का मजमुआ है, मज़ामीन रशीद। ये यहाँ पे जितने भी नाम यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जितने भी मैं आपके साथ रशीद अहमद सिद्दीकी की जो मेन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे नोट कर लें और इसे याद करके जाएं। तो चारपाई के मुसन्निफ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। उसी तरह धोबी के मुसन्निफ कौन है? वकील साहब है, अपनी यादें हैं, गवाह है, अरहर का खेत है, ये सभी मुगालिता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुगालिता इंपॉर्टेंट है, अरहर का खेत इंपॉर्टेंट है, चारपाई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। चारपाई के मुसन्निफ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हाजी साहब है, मौलाना सुहैल हैं, ये सब क्या हैं? ये सब रशीद अहमद सिद्दीकी के द्वारा ये जितने भी बुक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सब रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि चारपाई के मुसन्निफ कौन है या धोबी किसने लिखा है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। कुछ का कुछ है, ये सभी यहाँ पे 19 नंबर पे लिखा है कुछ का कुछ, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से
पढ़िएगा और इसे याद करके जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही उठेगा कि किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। इनकी बुक्स पूछी जाएंगी, इन्होंने जो जो किताबें लिखी हैं वो क्वेश्चन उठेगा कि ये किसने लिखा है, जैसे कि चारपाई, जिसमें आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि चारपाई कई कॉम्पिटिशन एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है चारपाई के बारे में। बाकी इनका खुद नविश्त कौन सी है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या ये खुद नविश्त है या ये खुद नविश्त नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है आशिफ्ता बयानी मेरी, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इनकी डिटेल पढ़नी है तो आप कोई भी बुक उठाइएगा, उसमें ये इनके बारे में दिया होगा, आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी पैदाइश देखेंगे कि कहाँ इनकी पैदाइश हुई। मंटू की पैदाइश 11 मई 1912 ईस्वी को सबराला जो कि लुधियाना ज़िले में है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी पैदाइश सबराला ज़िले लुधियाना में हुई थी 11 मई 1912 ईस्वी को। इनको प्यार से इनके जो दोस्त थे वो इन्हें टॉमी कहते थे। टॉमी इन्हें इनके दोस्त बुलाते थे टॉमी नाम से। इनकी वालिद का नाम था मियाँ गुलाम हसन। इनके वालिद का नाम था मियाँ गुलाम हसन और इनकी वालिदा का नाम था सरदार बेगम। तो ध्यान रखिएगा, इनकी वालिदा का नाम था सरदार बेगम और इनके वालिद का नाम था मियाँ गुलाम हसन। ये एक अफसाना निगार हैं, जैसे कि प्रेमचंद अफसाना निगार के बानी कहलाए जाते हैं, ये भी यानी कि मंटू भी अफसाना निगार थे। पहला इनका जो अफसाना था, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला इनका अफसाना तमाशा जो कि 1935 ईस्वी में शाये हुआ यानी कि छपा, और इसका जो मौजू था वो था जलियांवाला बाग का हादसा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि तमाशा किसका अफसाना है। तो आपको कई शायर के नाम, इनके 4 ऑप्शन दिए होंगे, मंटू, कृष्णचंद, पितरश बुखारी, ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना है कि तमाशा किसका है, मंटू का है अफसाना, सबसे पहला अफसाना है जिसका मौजू क्या था, जलियांवाला बाग का हादसा। इनकी वफ़ात हुई थी 18 जनवरी सन 1955 ईस्वी में। अब हम लोग इनके मज़ामीन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफ़सानवी मजमूओं को देखेंगे, साथ ही साथ इन्होंने एक नावल भी लिखी है उसको भी जानेंगे, खाका लिखा है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो इनका अफ़सानवी मजमूआ था वो था आतिश पारे। इसको ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद करके जाइएगा कि आतिश पारे किसका अफ़सानवी मजमूआ है। अफ़सानवी मजमूआ, जैसे कि अफ़सानवी मजमूओं में कई अफ़साने होते हैं, तो कई अफ़सानों को मिला करके मजमूआ बनता है, जिसे कहते हैं अफ़सानवी मजमूआ, जिसका भी मजमूआ हो। तो ये अफ़सानवी मजमूआ, सबसे पहला अफ़सानवी मजमूआ था मंटू का आतिश पारे, सबसे पहला। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिया है अफ़साने और ड्रामे। तीसरे नंबर पे है लज्जत संग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लज्जत संग। चौथे नंबर पे यहाँ पे है, आपको जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट, वो आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि जिसे आपको याद करके जाना है। अगर आप सब नहीं याद कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी हैं, तो आप जो जो इम्पोर्टेंट है उससे ज़रूर ध्यान करके जाइए, यानी कि ध्यान से पढ़ के जाइएगा। जैसे कि लज्जत संग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आतिश पारे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तमाशा इनका सबसे पहला अफसाना है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन अफसानवी मजमूआ सबसे पहला इनका कौन सा था, आतिश पारे, ठीक है। नंबर 4 पे यहाँ पे दिया हुआ है खाली बोतलें खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 5th नंबर का, नमरूद की खुदाई, ठीक है। नंबर 6 पे है यजीद। नंबर 7 पे यहाँ पे है सरकंडों के पीछे। नंबर 8 पे है रत्ती तमाशा और तोला, रत्ती तमाशा और तोला। नंबर 9 पे है यहाँ पे पर्दे के पीछे। नंबर 10 पे यहाँ पे है काली शलवार। नंबर 11 पे जो है वो है लाउड स्पीकर, जो कि एक खाका है, तो इसे ध्यान रखिएगा, लाउड स्पीकर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 12 पे है यहाँ पे चौगात। नंबर 13 पे यहाँ पे है ठंडा गोश्त, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि ठंडा गोश्त किसका है, तो मंटू का है। क्वेश्चन बहुत ही आपसे डिटेल नहीं पूछे जाते हैं यूपी टेट में, टीजीटी या पीजीटी के लेवल का नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि ठंडा गोश्त क्या है, तो मंटू का है। नंबर 14 पे है यहाँ पे बादशाहत का खात्मा। नंबर 15 पे है यहाँ पे सड़क के किनारे। नंबर 17 पे है बगैर इजाज़त। नंबर 18 पे है बुरके। नंबर 19 पे है शिकारी औरतें। नंबर 20 पे है 20 गैर मतबूआ कहानियाँ, ठीक है, 20 गैर मतबूआ कहानियाँ। नंबर 21 पे है ऊपर नीचे और दरमियान। नंबर 22 पे है
ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक खाका है, तो आप ध्यान रखिएगा। नंबर 22 पे है गंजे फरिश्ते, ठीक है, गंजे फरिश्ते ये भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 23 पे है शैतान। नंबर 24 पे है नीली रगें, नीली रगें। नंबर 25 पे है बुढ़ा खूसट, ठीक है। तो ये जो मैं आपके साथ सीरियल आपको जो बता रही हूँ कि इस सीरियल से है, तो ये ऐसे ही यानी कि 1900 जैसे कि 1947 में लिज्जत संग आया, उसके बाद 1950 में आई खाली बोतलें खाली डिब्बे। तो जिस मैं सीरियल से आपको बता रही हूँ, इसी सीरियल से यानी कि ये आए हुए हैं, इसीलिए सीरियल वाइज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन यूपी टेट में इतना डिटेल से नहीं आता है कि 1947 में कौन से आया था, बस आपको बुक्स के नेम पता होने चाहिए कि मंटू ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, कि मंटू का आतिश पारे किसका है, मंटू का है, ठीक है। ये क्या है, जैसे कि लाउड स्पीकर क्या है, खाका है। सबसे पहला नॉवेल कौन सा है, यानी कि इनका सब एक ही इन्होंने नॉवेल लिखा है, जो वो कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नंबर 26 पे है सिया हाशिए। सिया हाशिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। नया कानून मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नया कानून किसका है, मंटू का है, ठीक है। टूबा टेक सिंह ये भी इम्पॉर्टेंट है, टूबा टेक सिंह ये भी इम्पॉर्टेंट है, धुआं है। तो ये सभी जो अनारकली है, अनारकली भी मंटू का है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे बेसिकली। या तो आपसे पैदाइश पूछी जाएगी कि कहाँ पे हुई थी, तो लुधियाना में हुई थी, संबरराला में। तो आपको ध्यान रखना है संबरराला में, ज़िला लुधियाना में मंटू की पैदाइश हुई थी। किस ईयर में हुई थी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। बाकी जो इनकी मैंने आपके साथ बुक्स शेयर की हुई हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्णचंद्र को। तो कृष्णचंद्र की पैदाइश देख लीजिए सबसे पहले। तो इनकी पैदाइश हुई थी 1914 ईस्वी को। कहाँ पे हुई थी, गोजरा निवाला पंजाब में, ठीक है। गोजरा निवाला पंजाब में कृष्णचंद्र की पैदाइश हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इनके वालिद और वालदा का नाम था अमरदेव और गौरी शंकर, ठीक है। वालिद और वालदा का नाम क्या था, गौरी शंकर और अमरदेव। इनकी वफात हुई थी 1977 मुंबई में। तो ये तो हो गई बेसिक नॉलेज। अब आप देखिए जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि द मॉडर्न गर्ल नाम का जो महानामा था वो शाये किया था, किसने किया था, कृष्णचंद्र में। तो आपको ध्यान रखना है कि द मॉडर्न गर्ल नाम का जो महानामा है वो कृष्णचंद्र द्वारा शाये हुआ था, यानी कि इसके मुसन्निफ कौन है, ऐसे पूछा जाएगा तो कृष्णचंद्र है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है इनका पहला नॉवेल जो कि है शिकस्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको आप ध्यान रखिएगा कि शिकस्त किसका नॉवेल है, तो कृष्णचंद्र का नॉवेल है शिकस्त, जो कि 1943 में ये शाये हुआ था। उसके बाद है रिपोतास जो कि है पौधे। तो पौधे किसका रिपोतास है, ये पूछा जाएगा। तो पौधे जो हैं वो कृष्णचंद्र का रिपोतास है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम वहसी हैं ये एक अफसानवी मजमुआ है जो कि कृष्णचंद्र का है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ही आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आप डिटेल देखेंगे, आप बुक को उठाएंगे, इनके जितने भी अफसानवी मजमुए इन्होंने लिखे हैं, नॉवेल लिखे हैं, अफसाने लिखे हैं, तो आपको बहुत मिलेंगे। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है बुक्स इनकी या मज़ामीन कह लें, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आपको अगर डिटेल में पढ़ना है और ज़्यादा, तो आप कोई भी बुक उठाइएगा या कहीं से या कोई भी हायर बुक उठाइएगा, हायर लेवल की, वहाँ पर आपको इनके सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम वैसी हैं ये अफसानवी मजमुआ किसका है, कृष्णचंद्र का है। शिकस्त किसका नावल है, कृष्णचंद्र का है, सबसे पहला नावल है। पहला भले ही याद रखे ना रखे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शिकस्त किसका है। तो शिकस्त के मुसन्निफ कौन है, कृष्णचंद्र हैं, इस बात को ध्यान रखिए। जब हिंदुस्तान से ये शाये हुआ तो इसका नाम हम वैशी हुआ, लेकिन जब ये पाकिस्तान से शाये हुआ था तो इसका नाम पेशावर एक्सप्रेस हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो है वो है इनका पहला अफसाना, यानी कि इनका पहला अफसाना क्या है, ये तो आपने पहला अफसानवी मजमुआ जाना। अब इनका जो पहला अफसाना है वो है इनका यरकान, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यरकान इनका पहला अफसाना है, लेकिन पहला अफसानवी मजमुआ क्या है, हम वैशी हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम वैशी हैं, यरकान ये किसका है, ये कृष्णचंद्र का है, ठीक है। इनका जो आखिरी अफसाना है वो है पागल पागल, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या लिखा है कि कृष्णचंद्र को पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1969 में। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कृष्णचंद्र थे वो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे, ठीक है। तरक्की पसंद तहरीक में कृष्णचंद्र भी जुड़े हुए थे, जैसे कि जो सबसे पहले हम लोग ने प्रेमचंद पढ़ा, तो प्रेमचंद भी जुड़े हुए थे।
थे, लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन यहाँ पे कौन कौन अदीब जुड़े थे, कौन कौन अदीब नहीं जुड़े थे। तो क्रिश्चियन जुड़े हुए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो इनका अफसानवी मजमुआ है हम वहशी, उसमें कुल कितने अफसाने हैं। तो हम वहशी जो अफसानवी मजमुआ है उसमें 10 अफसाने हैं। तो उसको हम लोग 1 बाय 1 करके उसके नाम जानेंगे, जैसे कि अंधे, ठीक है, लाल बाग, ये इनका क्या है, अफसाना है। यानी कि अफसानवी मजमुआ हम वहशी में कितने अफसाने हैं, कुल 10 अफसाने हैं। तो अंधे, लाल बाग यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे देखिए क्या लिखा है, अमृतसर आज़ादी से पहले, अमृतसर आज़ादी से पहले, ये तीसरा है। और चौथा है अमृतसर आज़ादी के बाद। पांचवा यहाँ पे है पेशावर एक्सप्रेस। अगला है, छठा जो है इनका वो है एक तवाइफ का खत। सातवां है जैक्सन। आठवां है दूसरी मौत। नवां है दिल का चिराग। लास्ट है इनके 10 इनके थे अफसाने हम वैशी अफसानवी मजमुए में। और लास्ट जो था वो था लाला खसीटा राम। ठीक है, लाला खसीटा राम। तो ये इनके अफसाने हैं जो कि हम वैशी अफसानवी मजमुए में है। अब हम लोग जानेंगे इनके नावल। इन्होंने कुल जो नावल लिखे हैं वो है 47, लेकिन मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है बस आप उसको देखिए, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। शिकस्त सबसे पहला नावल है जो कि इम्पॉर्टेंट है। दूसरा देखिए क्या है, जब खेत जागे, ये इम्पॉर्टेंट है। जब खेत जागे ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए 47 नावल हैं, आप 47 नावलों को याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है आप उसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए और इसे याद करिएगा। जैसे कि जब खेत जागे या शिकस्त, ये किसका है, तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। तीसरा दिया है यहाँ पे दिल की वादियाँ सो गईं। चौथा दिया है तूफ़ान की कलियाँ। पाँचवा है आसमान रोशन है। छठा जो है वो है 52 पत्ते। सातवां इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैंने उसके आगे इम्पॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, एक गधे की सरगुज़िश्त। एक गधे की सरगुज़िश्त किसका है, ये ध्यान रखिएगा और ये इम्पॉर्टेंट है नावल। ठीक है, तो बाकी आप देख लीजिए इनको, और जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसके आगे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, जैसे कि बर्फ़ के फूल, ये इम्पोर्टेंट है। दादर गुल के बच्चे, ये इम्पोर्टेंट है। मिट्टी के सनम, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 47 नहीं लिखे हैं टोटल, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उसे ध्यान रखिएगा, जैसे कि कागज़ की नाव, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़रगाँव की रानी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि फुटपाथ के फरिश्ते, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फुटपाथ के फरिश्ते, ये इम्पॉर्टेंट है। शिकस्त इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक गधे की सरगुज़िश्त, ये इम्पॉर्टेंट है। आपको ये सभी ध्यान होना चाहिए, इसे आप याद करके जाइएगा। और इनका जो ड्रामा है वो देखिए लिखा हुआ है नफ्शे फरियादी, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नफ्शे फरियादी ये किसका है, ये ध्यान रखिएगा। फुटपाथ के फरिश्ते किसका है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब क्रिश्चियन के इम्पॉर्टेंट हैं। नावल तो इन्होंने 47 लिखे हैं, ड्रामे भी इन्होंने कई लिखे हैं, लेकिन आप सब कुछ नहीं याद कर पाएंगे, टाइम भी आपके पास इतना नहीं है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मंटू के मैंने इम्पोर्टेंट आपको बताए हुए हैं। क्रिश्चियन के इम्पोर्टेंट बताए हैं। 47 के 47 मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप किसी भी बुक्स से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पितरश बुखारी को। ठीक है, पितरश बुखारी नेक्स्ट है अदीब, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इनकी पैदाइश कब हुई थी इसको जानेंगे, वफ़ात जानेंगे, और इनके मज़ामीन। इन्होंने बहुत ही, आपने सुना होगा कि पितरश बुखारी बहुत ही कम इन्होंने लिखा है, लेकिन जितना भी लिखा है उससे ये बहुत ज़्यादा ही यानी कि उभर के आए हैं उर्दू में। तो आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने बहुत कम लिखा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। सवेरे जो कल मेरी आँख खुली काफ़ी बार कॉम्पिटिशन एग्ज़ामों में ये आ चुका है कि ये किसकी है, ये किसने लिखा है, तो ये पितरश बुखारी ने लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनकी पैदाइश जानेंगे, वफ़ात जानेंगे, और इनके मज़ामीन जो जो इम्पॉर्टेंट है। बुखारी उर्दू के बेहतरीन मज़ा निगारों में शुमार होते हैं। पितरश बुखारी, इनका पैदाइश हुई थी पाकिस्तान पेशावर में, लाहौर में नहीं, पाकिस्तान पेशावर में इनकी पैदाइश हुई थी। किस ईयर में हुई थी, तो 1898 में हुई थी। और इनकी वफ़ात हुई थी न्यूयॉर्क में 1958 में। तो आपको ध्यान रखना है कि 1958 में इनकी वफ़ात हुई थी, 1958 में, और इनकी पैदाइश हुई थी 1898 को। ठीक है,
पितरज बुखारी क्या है, एक बेहतरीन मज़ा निगारों में इनका शुमार होता है। ये एक बेहतरीन मज़ा निगार हैं और इन्होंने बहुत ही कम लिखा है, लेकिन जितना भी लिखा है वो बहुत ही अच्छा लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही कम लिखा है। इनका जो मजमूआ था मज़ामीन पितरज नाम से, उसमें केवल इन्होंने 10 या 11 ही लिखे हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हैं ये, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। तो आपको ध्यान रखना है कि सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सवेरे जो कल मेरी आँख खुली के मुसन्निफ़ कौन है या कौन राइटर हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि सवेरे जो कल मेरी आँख खुली वो पितरज बुखारी ने लिखा है। वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगी कि मुज़क्कर और मुअन्नस क्या होता है। मुज़क्कर यानी कि मैस्कुलिन जेंडर पुरुषवाचक, मुअन्नस यानी कि फेमिनिन जेंडर स्त्रीवाचक। वो इसम है जो नर के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि पुरुष के लिए, वो मुज़क्कर होता है। और वो इसम जो मादा के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है, वो मुअन्नस होता है। हर एग्ज़ाम में मुज़क्कर और मुअन्नस आता है। जैसे कि लड़का, लड़की हुई मुअन्नस, लड़का हुआ मुज़क्कर। घोड़ा हुआ मुज़क्कर, घोड़ी हुई मुअन्नस। उसी तरह से मुर्गा हुआ आपका मुज़क्कर का एग्जाम्पल, और मुर्गी हो जाएगा मुअन्नस का यानी कि स्त्रीवाचक। सिंपल स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक इसे हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, और उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस कहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा BH क्लासेस को।